अध्याय 216 नीलम ड्रैगन की अस्थि मज्जा। आर्यन ने बहुत भारीपन के साथ अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद उसने तुरंत चारों ओर देखा। वर्तमान में उसकी दोनों भुजाओं पर मालती और कंचन लेटी हुई थीं, जो बहुत गहरी नींद में सो रही थीं। उसके साथ लंबी लड़ाई के बाद वे दोनों बहुत थक गई थीं। आर्यन, मालती और कंचन के बीच ये युद्ध 3 दिन और 2 रातों तक चला। दोनों महिलाओं को आर्यन ने इस कदर थका दिया था कि उनमें फिर से उठने की ताकत नहीं बची थी। मालती और कंचन ने बारी बारी से आर्यन की सेवा की। 3 दिनों तक आर्यन के साथ रहने के बाद मालती एक बहुत ही आज्ञाकारी स्त्री बन गई थी। उसने वो सब कुछ किया जो आर्यन चाहता था। यहां तक कि ठंडी परी मालती ने भी अपने मुंह से आर्यन के छोटे भाई की सेवा करना स्वीकार कर लिया। पहले उसे ये पसंद नहीं था, लेकिन आर्यन के सार एसेंस को चखने के बाद वो इसके स्वादिष्ट स्वाद की आदी हो गई थी। कंचन भी मालती से कम नहीं थी। क्योंकि मालती अक्सर बेहोश हो जाती थी, इसलिए कंचन को अकेले ही आर्यन से लड़ना पड़ता था, जो उसके लिए बहुत थका देने वाला था। इस लंबी लड़ाई के बाद दोनों स्त्रियां आर्यन के सार से पूरी तरह भर गई थीं। इस समय मालती और कंचन पहले से कहीं अधिक नम और सुंदर दिख रही थीं। आर्यन से यांग की सार प्राप्त करने के बाद वे बहुत अधिक सुंदर हो गई थीं। वे दोनों अभी जागी नहीं थीं। यदि वे जागतीं और अपना वर्तमान रूप देखतीं तो वे बहुत आश्चर्यचकित रह जातीं। आर्यन फर्श से उठा। उसने पूरी सावधानी बरती कि उन दोनों की नींद न टूटे। उसने उन दोनों को ढकने के लिए तकिए और कंबल का प्रबंध किया। मालती और कंचन इतनी थक चुकी थीं कि वे चाहकर भी नींद से नहीं जाग सकती थीं। आर्यन ने अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद उसने वेदी की ओर देखा। उस समय वेदी पर केवल नीलम ड्रैगन की मूर्ति बची थी, जबकि हिम फीनिक्स और बैंगनी तितली की मूर्तियां गायब हो चुकी थीं। आर्यन उलझन में था कि वे मूर्तियां क्यों गायब हो गईं। तभी नीलम ड्रैगन की मूर्ति से एक रोशनी चमकी। इस रोशनी ने आर्यन के शरीर को घेर लिया और एक अलग सुरक्षा घेरा बना दिया, ताकि बाहर वाले ये ना जान सकें कि अंदर क्या हो रहा है। अपनी 2 स्त्रियों के साथ सफल द्वैध मिलन पर तुम्हें बधाई हो। नीलम ड्रैगन ने आर्यन को बधाई दी। विरासत के लिए आपका धन्यवाद ड्रैगन पूर्वज। आर्यन ने आभार व्यक्त किया। हा 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 हा, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा आभारी होना चाहिए कि तुमने मेरी विरासत स्वीकार की। तुम्हारे पास जो ऋषि देव की विरासत है, उसके सामने मेरी विरासत कुछ भी नहीं है, नीलम ड्रैगन ने कहा। आर्यन हैरान था कि ड्रैगन को ऋषि देव की विरासत के बारे में कैसे पता चला। नीलम पूर्वज, आपको ये कैसे पता चला कि मेरे पास ऋषि देव की विरासत है? आर्यन जानना चाहता था। जब मैंने अपनी आत्मा तुम्हारे शरीर में डाली, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा किसी बहुत शक्तिशाली चीज से मिली है। उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में और गहराई से जाना और पाया कि तुम महान ऋषि देव के उत्तराधिकारी हो, नीलम ड्रैगन ने बताया। आर्यन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें कुछ बहुत ही खास दूंगा। मेरी आत्मा की तरह ही ये भी इस दुनिया में बची हुई एकमात्र चीज हो सकती है। ड्रैगन ने बताया कि वो अभी भी आर्यन को कुछ बहुत मूल्यवान देगा। वो क्या है? आर्यन ने पूछा। ये मेरी अस्थि मज्जा है। मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। अस्थि मज्जा किसी भी जीव के जीवन के लिए बहुत मूल्यवान होती है। यदि ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो जीव लकवाग्रस्त हो सकता है। नीलम पूर्वज, ये आपके लिए बहुत कीमती है। मुझे डर है कि इसे देने से आपको नुकसान होगा। आर्यन ने कहा कि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। हा 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 हा, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक बची हुई आत्मा हूं। अपनी आत्मा तुम्हें देने के बाद मेरा अस्तित्व जल्द ही इस दुनिया से मिट जाएगा। गायब होने से पहले कम से कम मैं अपना सब कुछ अपने उत्तराधिकारी को दे दूंगा। हिम फीनिक्स और बैंगनी तितली की तरह नीलम ड्रैगन भी अब विदा होने वाला था। खुद को तैयार करो, ये बहुत दर्दनाक होगा। ड्रैगन ने अपनी अस्थि मज्जा आर्यन के शरीर में डालना शुरू किया। जब आर्यन की अस्थि मज्जा बदली जाने लगी तो उसे अपनी पीठ में असह्य दर्द महसूस हुआ। ये ऋषि देव का रक्त प्राप्त करने से भी अधिक दर्दनाक था। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति से इसे सहने की कोशिश की और 1 घंटे बाद अंततः नीलम ड्रैगन की अस्थि मज्जा उसके शरीर के साथ पूरी तरह मिल गई। ये प्रक्रिया भयानक थी, आर्यन के जीवन का सबसे डरावना अनुभव। ठीक है, अब तुम्हारा शरीर पूरी तरह से एक ड्रैगन शरीर बन गया है। मुझे आशा है कि तुम मेरी विरासत का सदुपयोग करोगे। इस वेदी के नीचे एक खजाना घर है। तुम वहां से सभी खजाने और वस्तुएं ले सकते हो। मेरी आत्मा के अवशेष गायब होने के बाद ये स्थान 24 घंटों के भीतर ढह जाएगा। शुभकामनाएं। विदाई के शब्दों के साथ नीलम ड्रैगन की आत्मा गायब हो गई। ड्रैगन की मूर्ति भी वहां से लुप्त हो गई। नीलम ड्रैगन की अस्थि मज्जा प्राप्त करने के बाद आर्यन को अपना शरीर बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ। उसने फर्श पर मुक्का मारकर अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहा। धमाक! एक बहुत तेज आवाज गूंजी। आर्यन के सबसे शक्तिशाली प्रहार के बाद पत्थर के फर्श पर हल्की दरार आ गई। आर्यन बहुत खुश था।
ये एक महान सुधार था, क्योंकि पहले डेजोलेट पाम्स टेक्निक से भी वो इस फर्श पर खरोंच तक नहीं डाल पाया था। इस समय आर्यन की शक्ति ओवरलॉर्ड रेल्म के छठे स्तर पर थी। हालांकि उसका रेल्म बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी थी। अब उसे पहले जैसे सैकड़ों ड्रैगन से लड़ने में भी डर नहीं था। क्या हुआ? आर्यन द्वारा की गई तेज आवाज के कारण मालती और कंचन तुरंत जाग गईं। उन्हें लगा कि कोई हमला कर रहा है। शांत हो जाओ, मैं बस अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहा था, आर्यन ने उन्हें समझाया। पति, आपने हम दोनों को डरा दिया, कंचन ने शिकायत की कि आर्यन ने उसकी गहरी नींद में खलल डाली। अध्याय 217 खजाना कक्ष। मालती और कंचन जाग चुकी थीं। उन्होंने अपने कपड़े उठाने शुरू किए और तुरंत आर्यन के सामने ही कपड़े पहने। इस दृश्य को देखते हुए आर्यन ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाईं। पति, आपने जो देखा, क्या पिछली रात आपने पर्याप्त नहीं देखा था? कंचन ने अपने बहुत ही जोशीले शब्दों के साथ आर्यन को छेड़ा। मैं तुम दोनों परियों की सुंदरता को पर्याप्त कैसे देख सकता हूं? आर्यन पास आया और दोनों महिलाओं की कमर को गले लगा लिया। आर्यन के हाथ बेईमानी से अपनी दोनों स्त्रियों के शरीर को छूने लगे। मालती ने तुरंत आर्यन के हाथों को और आगे बढ़ने से रोक दिया। आर्यन, शरारती मत बनो, मेरा शरीर अभी भी दर्द कर रहा है, क्योंकि तुम कल रात बहुत शक्तिशाली थे। मालती को अभी भी अपने निचले शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। इस समय मालती की नज़र आर्यन पर अब ठंडी नहीं थी। अब आर्यन की ओर देखते समय मालती की आंखें अधिक कोमल लग रही थीं। कल रात आर्यन उसे करते समय बहुत शक्तिशाली था, इसलिए मालती को चलते समय अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। भाग्यवश मालती का साधना स्तर काफी ऊंचा था। यदि ऐसा ना होता तो संभवतः इस समय वो चल भी नहीं पाती, क्योंकि निचला हिस्सा बहुत सूज गया था। यदि सामान्य स्त्रियां वो करतीं जो मालती और कंचन ने अभी अभी किया था, तो वे निश्चित रूप से आर्यन की उस विशाल वस्तु द्वारा मार दी जातीं। मालती और कंचन दोनों जानती थीं कि वे दोनों अकेले आर्यन को नहीं संभाल सकतीं। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को आर्यन से निपटने के लिए कई और बहनों को ढूंढना होगा। अजीब बात यह थी कि मालती और कंचन दोनों को महसूस हुआ कि वे अब आर्यन को छोड़ नहीं सकतीं। दोनों को आर्यन से बहुत प्रेम महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि मालती जैसी ठंडी परी भी आर्यन के हाथों में पड़ गई थी और एक बहुत ही आज्ञाकारी स्त्री बन गई थी। मालती अब एम्परर रेल्म के छठे स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि कंचन एम्परर रेल्म के चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। दोनों महिलाओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन के साथ द्वैध साधना करने के बाद वे इतना अधिक सुधार कर सकती हैं। दोनों महिलाओं के कपड़े बदलने के बाद आर्यन ने मालती के लंबे सुंदर काले बालों को संवारने में उसकी मदद की। मालती ने एक बर्फ का दर्पण बनाया। हिम फीनिक्स के रक्त और आत्मा की विरासत प्राप्त करने के बाद मालती का बर्फ का आभा पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था। मालती ने अभी अभी बनाए गए बर्फ के दर्पण में अपना चेहरा देखा। जब उसने दर्पण में देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो पहले से अधिक सुंदर दिख रही थी। अविश्वास में मालती अपने सुंदर चेहरे को छूने लगी। उसकी त्वचा अब पहले से अधिक नम और कोमल दिख रही थी। कंचन ने भी मालती द्वारा बनाए गए बर्फ के दर्पण में खुद को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो पहले से भी अधिक सुंदर हो जाएगी। दोनों महिलाओं ने तुरंत आर्यन की ओर देखा। ये देखकर आर्यन दोनों महिलाओं की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराया। कपड़े बदलने के बाद अब नीलम ड्रैगन द्वारा बताए गए खजाना कक्ष को देखने का समय आ गया था। चलो खजाना कक्ष में चलते हैं। आर्यन मालती और कंचन को वेदी के नीचे खजाना कक्ष में जाने के लिए आमंत्रित किया। खजाना कक्ष? वो कमरा कहाँ है? खजाना शब्द सुनकर कंचन बहुत उत्साहित हो गई। उसने तुरंत आर्यन से पूछा कि खजाना कक्ष कहाँ था। मालती भी उत्साहित थी, लेकिन वो अपनी भावनाओं को कंचन की तरह व्यक्त नहीं कर रही थी। ये वेदी के नीचे है, चलो नीचे जाने का प्रवेश द्वार ढूंढते हैं। आर्यन, मालती और कंचन ने आसपास प्रवेश द्वार ढूंढना शुरू किया। नीलम ड्रैगन ने यह नहीं बताया था कि प्रवेश द्वार कहाँ है। आर्यन और दोनों महिलाओं को इसे खुद ही ढूंढना था। थोड़ी देर खोजने के बाद आर्यन को वेदी के नीचे प्रवेश द्वार मिल गया। मुझे मिल गया, चलो अंदर चलते हैं। प्रवेश द्वार काफी छोटा था। आर्यन को नीचे जाने के लिए झुकना पड़ा। मालती और कंचन आर्यन के पीछे पीछे चलीं। आर्यन ने रोशनी के लिए अपनी आग का इस्तेमाल किया। कई मिनटों तक चलने के बाद आर्यन आखिरकार नीचे पहुंच गया। नीलम ड्रैगन ने जो कहा था वो सच था। इस स्थान पर बहुत सारे मूल्यवान खजाने बिखरे हुए थे।
वहां गोलियां, हथियारों के अवशेष, औषधीय पौधे और दिव्य इंद्रधनुष क्रिस्टल थे। दिव्य इंद्रधनुष क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें बहुत ही शुद्ध ऊर्जा जमा होती है। इसके अलावा ये क्रिस्टल देवलोक में सबसे दुर्लभ प्रकार का क्रिस्टल था। यहाँ तक कि गुरु वसंत के पास भी केवल कुछ ही दिव्य इंद्रधनुष क्रिस्टल अयस्क थे, और अभी आर्यन के सामने दिव्य इंद्रधनुष क्रिस्टल का ढेर लगा हुआ था। ये स्थान वास्तव में खजाना कक्ष कहलाने के योग्य था। आर्यन, मालती और कंचन बिखर गए और कुछ मूल्यवान वस्तुओं की तलाश करने लगे। वे सभी देखना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा अवशेष या मूल्यवान वस्तु है जो उनके उपयोग के लिए उपयुक्त हो। मालती करंटली अपने लिए कुछ तलवारें ढूंढ रही थी। मालती को पतली और हल्की तलवारें पसंद थीं। वो ये पता लगाना चाहती थी कि इस स्थान पर कोई ऐसी तलवार है जो उसके उपयोग के लिए उपयुक्त हो। मालती ने इस स्थान पर मौजूद तलवारों को छांटना शुरू किया। उसने जो कुछ तलवारें उठाईं वे बहुत भारी निकलीं। इस स्थान पर हथियारों के अवशेषों का सबसे निचला स्तर टीयर 3 था और उच्चतम टीयर 7। जाहिर है, टीयर जितना ऊंचा होगा हथियार उतना ही मजबूत होगा। मालती हर तलवार को एक एक करके आजमाती रही जो उसने देखी, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए सही नहीं थी। ये सभी तलवारें वास्तव में मजबूत थीं, लेकिन मालती के लिए बहुत भारी थीं, जिसे हल्की तलवारें पसंद थीं। मालती ने हार नहीं मानी और उसने अपनी पसंद का हथियार ढूंढने के लिए अवशेषों के ढेर में अपनी तलाश जारी रखी। काफी देर खोजने के बाद आखिरकार मालती को एक ऐसा हथियार मिला जो बर्फ के क्रिस्टल जैसा लगता था। इस तलवार की मूठ एक बहुत ही सुंदर सफेद कमल के आकार की थी। मालती ने इस तलवार के वजन को मापना शुरू किया। ये तलवार बहुत पतली और बहुत हल्की थी। मालती को ऐसा लगा जैसे वो रुई का गोला उठा रही हो। ये देखकर कि इस तलवार ने उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, मालती ने तुरंत इस तलवार का उपयोग करके अपने तलवार हमले की कुछ गतियों का परीक्षण किया। इस तलवार को पकड़ते हुए मालती ने अपना तलवार नृत्य शुरू किया। बहुत सारी गतियों को आजमाने के बाद मालती को ये तलवार वास्तव में पसंद आई। ये तलवार उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। मालती ने इस म्यान पर खुदे हुए शिलालेख को देखा। इस तलवार का नाम श्वेत कमल क्रिस्टल तलवार था। ये टीयर 6 का हथियार अवशेष था। ये तलवार उपयोगकर्ता के बर्फ के हमले को मजबूत कर सकती थी। ये मालती के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए सबसे उपयुक्त हथियार था। मालती ने इस तलवार को लेने का फैसला किया। कंचन को भी अब वे अवशेष मिल गए थे जो वो चाहती थी। कंचन की आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं थीं, जब तक कि वो उपयोग के लिए हो सके। कंचन को इंद्रधनुषी रंग के कपड़े वाला एक तितली पैटर्न वाला शॉल अवशेष मिला। कंचन के लिए ये बहुत सुंदर था। इस हथियार का नाम इंद्रधनुषी तितली शॉल है। ये टीयर 6 का अवशेष है। ये हथियार मिलने के बाद कंचन बहुत खुश थी। ये पहली बार था जब उसने इतनी उच्च ग्रेड का कोई हथियार प्राप्त किया था। अध्याय 218 रहस्यमयी तलवार। आर्यन को वास्तव में स्थान के अवशेषों की उतनी परवाह नहीं थी। वो बोतलों में रखी गोलियों को देखना पसंद कर रहा था। वो देखना चाहता था कि क्या इस स्थान पर कोई मूल्यवान गोली मौजूद है। यहाँ बहुत सारी मूल्यवान गोलियों की बोतलें थीं। यहाँ साधना की गति बढ़ाने वाली गोलियां थीं, साधना के आधार को बढ़ाने वाली गोलियां और कई अन्य गोलियां थीं जो आर्यन और उसकी स्त्रियों के लिए उपयोगी थीं। आर्यन ने स्थान पर मौजूद खजानों को आपस में बांटने के लिए मालती और कंचन के साथ चर्चा शुरू की। काफी लंबी चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। मालती और कंचन ने अपने संप्रदाय के लिए कुछ राशन यानी हिस्सा देने को कहा, जबकि बाकी हिस्सा उन्होंने आर्यन को उनके बाद के उपयोग के लिए सुरक्षित रखने को कहा। आर्यन ने मालती और कंचन के लिए खजाने को विभाजित कर दिया। बाकी सब आर्यन ने परिद्वार के भंडारण में डाल दिया। इस स्थान की सभी वस्तुओं को आर्यन ने परिद्वार के भंडारण में रख दिया। मालती और कंचन खुश थीं क्योंकि वे इतने सारे संसाधन वापस ले जा रही थीं, जिनमें गोलियां, अवशेष, औषधीय पौधे आदि शामिल थे। ये निश्चित रूप से उनके संप्रदाय की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। विशेष रूप से इस समय मालती और कंचन दोनों एम्परर रेल्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं। इस बार मालती और कंचन के लिए फसल यानी लाभ बहुत बड़ा था। ये सब आर्यन की मदद की वजह से था। अगर आर्यन ना होता तो शायद उन्हें इतनी प्रचुर मात्रा में लाभ नहीं मिलता। अब मैं शांति से संप्रदाय में वापस लौट सकती हूँ। कंचन खुश थी कि इस यात्रा ने इतने परिणाम दिए थे। संप्रदाय में वापस? हाँ, संप्रदाय में लौटने के बारे में सोचकर मालती थोड़ी उदास थी। मालती, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें कम संपत्ति मिली? आर्यन ने पूछा कि क्या मालती उससे और अधिक धन चाहती थी।
ऐसा नहीं है। समस्या ये है कि मैंने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है। अगर संप्रदाय को पता चला तो मुझे निश्चित रूप से संप्रदाय से हटा दिया जाएगा। अगर ये पता चल गया कि मालती का किसी पुरुष के साथ संबंध है तो ये निश्चित था कि उसे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे तुम्हें संप्रदाय से न निकाला जाए? आर्यन ने मालती से पूछा। मालती ने अपना सिर हिलाया। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। संप्रदाय के नियम बहुत सख्त हैं। ये उस पहले पूर्वज द्वारा पारित किया गया है जिसने हिम संप्रदाय यानी फ्रोजन आइस सेक्ट का निर्माण किया था। मालती ने बताया कि ये नियम अनादिकाल से अस्तित्व में हैं। पति, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कंचन ने आर्यन को अपने पास आने को कहा। कंचन ने तब आर्यन के कान में एक रहस्य बताया। ये रहस्य हिम संप्रदाय में मौजूद सभी नियमों के बारे में था। कंचन ने मालती के दिमाग में प्रवेश करने के लिए बैंगनी तितली की तकनीक का इस्तेमाल किया था। मालती को अंदाजा भी नहीं था कि कंचन ने उसकी यादों में झांका है। आर्यन ने हिम संप्रदाय के सभी नियमों को सुना। उसे अंदाजा नहीं था कि हिम संप्रदाय के ऐसे नियम भी हो सकते हैं। कंचन भी आर्यन की तरह ही थी। वो ये जानकर हैरान थी कि हिम संप्रदाय के ऐसे नियम थे। पता चला कि हिम संप्रदाय के बारे में वो जो जानती थी वो गलत था। हिम संप्रदाय के नियम बहुत स्पष्ट हैं। हिम संप्रदाय की जो भी स्त्री जिसका चेहरा किसी पुरुष द्वारा देख लिया जाता है, उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वे उस पुरुष को मार देंगी, और दूसरा, वे उस पुरुष का अनुसरण करेंगी और संप्रदाय से निकाल दी जाएंगी। ये बिल्कुल उचित था। जब आर्यन वे वो घूंघट लिया जो मालती के पास था तो मालती बहुत क्रोधित हुई और उसे मारने का इरादा रखती थी। स्पष्ट रूप से उसके पास आर्यन को मारने या आर्यन का अनुसरण करने के बीच का चुनाव था। तुम दोनों मेरे पीछे क्या बातें कर रहे हो? मालती को संदेह होने लगा कि आर्यन और कंचन क्या बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम बस चर्चा कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे संप्रदाय से कैसे नहीं निकाला जा सकता, कंचन ने तुरंत कहा ताकि मालती को खुद पर और आर्यन पर संदेह ना हो। अगर मालती को पता चल जाता कि वो उसकी यादों में झांक रही है तो ये निश्चित था कि मालती उससे नाराज हो जाती। यही कारण था कि कंचन ने इसे मालती से छिपाने की कोशिश की। तो तुम दोनों के पास क्या योजनाएं हैं? मालती जानना चाहती थी कि आर्यन और कंचन की क्या योजनाएं हैं। आर्यन और कंचन दोनों सोच रहे थे कि मालती की समस्या को कैसे हल किया जाए। आर्यन को बस याद आया कि उसके पास वो तकनीक है। मालती, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसी तकनीक है जो तुम्हें फिर से ऐसा दिखा सकती है जैसे तुम्हारे पास एक कुंवारी यिन का आभास हो। आर्यन के पास एक ऐसी तकनीक है जो कुंवारी यिन के आभास को मैनिपुलेट कर सकती है। आखिरकार अगर कोई नहीं बोलेगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मालती अब कुंवारी यिन का आभास नहीं उत्सर्जित कर रही है। क्या ऐसी तकनीक का अस्तित्व है? मालती को नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसी तकनीक मौजूद है। बिल्कुल है, ये रही वो तकनीक। आर्यन ने मालती को एक किताब थमा दी। इस पुस्तक में कुमारी यिन के आभास को मैनिपुलेट करने की तकनीक है। ये तकनीक केवल मैनिपुलेट करने के लिए है ताकि ऐसा महसूस हो कि कुमारी यिन का आभास मौजूद है। जब तक आर्यन जैसा द्वैध साधना करने वाला साधक किसी कुंवारी से यिन की आभास को अवशोषित नहीं कर लेता, तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि मालती अब कुंवारी यिन का आभास उत्सर्जित नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मालती आर्यन की बहुत आभारी थी। जिस समस्या से वो सबसे ज्यादा डरती थी उसे आर्यन ने आसानी से हल कर दिया। तुम्हें बार बार मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। हम एक जोड़े हैं। एक दूसरे की मदद करना एक कर्तव्य है। आर्यन ने मालती से एक जोड़े की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। आर्यन की बात सुनकर मालती का दिल बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत आर्यन की ओर सिर हिलाया। पति, तुम उस तलवार को अपने भंडारण कक्ष में क्यों नहीं रख लेते? कंचन, जो इस समय बगल में थी, अचानक बोली। उसने पत्थर के फर्श पर फंसी एक तलवार की ओर इशारा किया। कंचन ने शुरू में यह सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु पीछे न छूट जाए। जब उसने एक कोने में देखा तो उसने एक तलवार देखी जो अभी भी पत्थर के फर्श में धसी हुई थी। आर्यन और मालती तुरंत मुड़े और कंचन द्वारा बताई गई दिशा की ओर देखा। दोनों ने देखा कि वहां अभी भी पत्थर के फर्श पर एक हाथ से चलने वाली तलवार फंसी हुई थी। आर्यन ने सोचा कि यदि उसने परिद्वार के भंडारण में सभी वस्तुएं डाल दी थीं, तो वास्तव में एक ऐसी वस्तु थी जो परिद्वार के भंडारण में प्रवेश नहीं कर पाई थी। इस तलवार का रूप बहुत ही शानदार है। इस तलवार का रंग काला है और बीच में सोने का मोटिफ है। ये रहस्यमयी तलवार बहुत ही शानदार है। ये तलवार किसी ऐसे नायक की तलवार जैसी दिखती है जो अक्सर कार्टून फिल्मों में दिखाई देता है। मुझे इसे अपने भंडारण कक्ष में रख लेने दो। आर्यन ने फिर से इस तलवार को परिद्वार के भंडारण में डालने की कोशिश की। जब आर्यन ने इस वस्तु को परिद्वार के भंडारण में डालने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं हुआ। तलवार अभी भी पत्थर के फर्श में धसी हुई थी। अध्याय 219 तलवार की आत्मा वाली लड़की। ये तलवार मेरे भंडारण कक्ष में प्रवेश क्यों नहीं कर रही है? आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि ये तलवार उसके परिद्वार के भंडारण में क्यों नहीं जाना चाहती थी। भले ही परिद्वार का खाली स्थान बहुत विशाल था और इतनी सारी वस्तुओं को रखने के लिए पर्याप्त था।
मुझे कोशिश करने दो, शायद मैं इसे अपने निजी भंडारण कक्ष में रख सकूं। अब कंचन की बारी थी कि वो इस तलवार को अपनी जादुई अंगूठी में रखने की कोशिश करे। आर्यन की तरह ही कुछ नहीं हुआ जब कंचन ने इस तलवार को अपनी अंगूठी में डालने की कोशिश की। वो तलवार अभी भी फर्श पर मजबूती से धंसी हुई थी। शायद हमें इसे भंडारण कक्ष में रखने से पहले फर्श से बाहर निकालना चाहिए। मालती आगे बढ़ी, उसने फर्श से इस तलवार को खींचने का प्रयास किया। मालती ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस तलवार को फर्श से उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से तलवार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। ये बहुत मजबूत है, मैं इसे बाहर निकालने में असमर्थ हूं। मालती को लगा कि ये तलवार बहुत गहराई तक धंसी हुई है। मालती के वर्तमान साधना स्तर के बावजूद वो इस तलवार को फर्श से बाहर नहीं निकाल पाई। मुझे प्रयास करने दो। आर्यन आगे आया और उसने दोनों हाथों से इस तलवार को खींचने की कोशिश की। आर्यन ने अपनी ताकत को बिल्कुल नहीं रोका। उसने उस तलवार को जमीन से उखाड़ने के लिए अपने पूरे बल का प्रयोग किया। वो रहस्यमयी तलवार बिल्कुल नहीं हिली, भले ही आर्यन ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगा दी थी। 1 मिनट तक कोशिश करने के बाद आर्यन ने आखिरकार हार मान ली। वो तलवार अपने मूल स्थान से टस से मस नहीं हुई थी। तभी आर्यन की नज़र नीचे पड़ी। उसने पत्थर के फर्श पर खुदा हुआ एक शिलालेख देखा। उस पत्थर पर लिखा था, दिव्य यिन यांग तलवार। इस तलवार को पुनर्जीवित करने के लिए अपने रक्त की 1 बूंद का उपयोग करें। यही शब्द उस पत्थर पर अंकित थे। आर्यन उन शब्दों के अर्थ को लेकर उत्सुक था, विशेष रूप से ये बात कि इस तलवार को जीवंत करने के लिए रक्त की आवश्यकता है। वो सोचने लगा कि ये वास्तव में किस प्रकार की तलवार है। अवनी, क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी तलवार है? आर्यन ने अवनी से पूछा, जो शायद इस तलवार के बारे में कुछ जानती हो। वास्तव में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह की तलवार है। मैंने ऐसी आकृति वाली तलवार पहले कभी नहीं देखी। अवनी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। दिव्य यिन यांग तलवार का कोई प्राचीन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। तुम इस तलवार पर अपना रक्त गिराने की कोशिश क्यों नहीं करते? अवनी भी बहुत उत्सुक थी। वो चाहती थी कि आर्यन वही करे जो फर्श पर लिखा है। क्या आपको यकीन है कि ये सुरक्षित है? आर्यन ने अवनी से पूछा कि क्या ऐसा करना उसके लिए सुरक्षित होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक शर्त है जो अक्सर कुछ दिव्य अस्त्र अपने मास्टर के रूप में किसी को स्वीकार करने के लिए रखते हैं। ऐसा लगता है कि ये बात इस तलवार पर भी लागू होती है। अवनी ने आर्यन को समझाया कि ये तलवार द्वारा उसे अपना स्वामी मानने की एक प्रक्रिया हो सकती है। आर्यन इस तलवार को लेकर बहुत जिज्ञासु था। उसने पत्थर के फर्श पर लिखे निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया। आर्यन ने एक सुई ली और अपनी उंगली की नोक पर चुभोई। जैसे ही सुई चुभी, रक्त निकलने लगा और आर्यन ने अपना रक्त उस दिव्य यिन यांग तलवार पर टपका दिया। मालती और कंचन देख रही थीं कि अब क्या चमत्कार होगा। जैसे ही तलवार पर आर्यन का रक्त गिरा, उस तलवार से एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रचंड आभा निकली। वो आभा प्रकाश और अंधकार के मिलन जैसी लग रही थी, जो एक दूसरे में विलीन हो रहे थे। वो खजाना कक्ष तुरंत अत्यंत तेज हवाओं से घिर गया। उस हवा के वेग ने सीधे आर्यन, मालती और कंचन को पीछे धकेल दिया। वो तीनों हवा के दबाव से पीछे की ओर उड़ गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आर्यन की रक्त की 1 बूंद इतना बड़ा प्रभाव पैदा करेगी। तलवार से निकलने वाली आभा और तीव्र होती गई, यहां तक कि उस तलवार से एक चकाचौंध कर देने वाली दिव्य रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आर्यन, मालती और कंचन को कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो गया। वो तीनों स्तब्ध थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उस चकाचौंध के बीच क्या हो रहा है। 30 सेकंड के बाद वो रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई और गायब हो गई। आर्यन, मालती और कंचन की आंखों के सामने से अंधेरा छटा। उन तीनों ने तुरंत उस स्थान की ओर देखा जहां दिव्य यिन यांग तलवार धसी हुई थी, लेकिन अब वहां तलवार नहीं थी। उस तलवार के स्थान पर अब एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। उसकी आयु लगभग 14 से 15 वर्ष प्रतीत हो रही थी। उसकी ऊंचाई लगभग 155 सेंटीमीटर थी और उसका शरीर अभी विकसित होना शुरू हुआ था। उसके काले रेशमी बाल सीधे नीचे की ओर गिर रहे थे। उस लड़की ने श्वेत रंग की प्राचीन गॉथिक स्टाइल की पोशाक पहनी थी और बालों में फूलों वाला एक सुंदर श्वेत रिबन बांधा हुआ था। वो लड़की अपनी आंखें मल रही थी। आखिर वो कौन है जिसने मेरी इतनी गहरी और लंबी नींद में बाधा डाली? उस श्वेत वस्त्र वाली लड़की ने अपने हाथ ऊपर उठाए, जैसे कोई लंबी नींद से जाग रहा हो। आर्यन चकित था कि ये लड़की कहाँ से आई और वो दिव्य यिन यांग तलवार अचानक कहाँ गायब हो गई। वाह, मानवीय रूप धारण करने वाली एक तलवार की आत्मा। मास्टर, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इस तरह की अत्यंत दुर्लभ तलवार की आत्मा के दर्शन हुए। अवनी की बात सुनकर आर्यन को समझ आया कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वो दिव्य यिन यांग तलवार ही थी।
मास्टर, आपको इस कन्या के साथ बहुत विनम्रता से पेश आना चाहिए। यदि आप इसके प्रति दयालु रहेंगे तो शायद ये आपके साथ एक अनुबंध कर ले। अवनी ने आर्यन को सलाह दी। वर्तमान में उस तलवार आत्मा ने आर्यन के साथ कोई अनुबंध नहीं किया था। आर्यन के रक्त ने केवल उसे उसकी लंबी नींद से जगाने का काम किया था। तलवार आत्मा लड़की ने आर्यन की ओर तिरछी नजरों से देखा। तो तुम वो हो जिसने मुझे मेरी लंबी निद्रा से जगाया है। मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने के लिए भोजन दो। उस लड़की का लहजा आर्यन के प्रति बहुत रूखा था। आर्यन ने एक स्वर्गीय आड़ू निकाला और उसे लड़की की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे खा लो। लड़की ने उस आड़ू पर नजर डाली और बोली, मुझे ऐसा भोजन पसंद नहीं है। उसने साफ कह दिया कि उसे आर्यन के हाथ का वो आड़ू नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? आर्यन ने उस हठी तलवार आत्मा वाली लड़की से पूछा। हैं, मुझे तुम चाहिए। वो लड़की एक शरारती मुस्कान और इच्छा भरी नजरों से आर्यन की ओर मुड़ी। क्या मैं? आर्यन पूरी तरह उलझन में पड़ गया कि ये आत्मा वाली लड़की क्या बात कर रही है। मालती और कंचन ये सुनकर दंग रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की इतनी मासूम दिख रही है वो ऐसी बात कहेगी। तभी वो तलवार आत्मा वाली लड़की गायब हुई और सीधे आर्यन के सामने प्रकट हुई। वो अब हवा में आर्यन के कद के बराबर तैर रही थी। वो आर्यन के और करीब आई और अपनी कोमल भुजाएं आर्यन की पीठ के पीछे लपेटकर उसे गले लगा लिया। अध्याय 220 कामिनी। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की अचानक उसे गले क्यों लगा रही है। तभी उस तलवार आत्मा लड़की ने अपना मुंह खोला और आर्यन की गर्दन पर काट लिया। आर्यन को तुरंत अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा जैसे ये तलवार आत्मा लड़की उसका रक्त चूस रही हो। आर्यन ने उस लड़की से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसे अलग नहीं कर पाया। उसने महसूस किया कि तलवार आत्मा लड़की ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। वो लड़की आर्यन का रक्त चूसती रही और कुछ सेकंड बाद आखिरकार उसने आर्यन की गर्दन से अपनी पकड़ ढीली की। वाह, तुम्हारा रक्त बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट रक्त नहीं चखा, उस तलवार आत्मा लड़की ने अपने होंठ चाटते हुए कहा। वो आर्यन के रक्त की बहुत शौकीन लग रही थी। आर्यन ने तुरंत उस जगह को पकड़ा जहां उस लड़की ने काटा था, लेकिन उसे वहां कोई घाव या निशान नहीं मिला। आर्यन को यह अजीब लगा, कोई निशान क्यों नहीं था, जबकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि उसका रक्त चूस लिया गया है। तुम मुझे पसंद आए, अब से तुम मेरे मास्टर होगे और अब मुझे रोज स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। वो तलवार आत्मा लड़की खुशी से ऊपर नीचे कूदने लगी। वो फिर से आर्यन के पास आई, उसने आर्यन की उंगली पकड़ी और उसे अपने मुंह में डाल लिया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी उंगली एक बहुत ही नम और गर्म स्थान पर है। उस लड़की का मुंह बहुत आरामदायक था, लेकिन आराम का यह एहसास ज्यादा देर नहीं चला। उस लड़की ने फिर से आर्यन को जोर से काट लिया। आह, दर्द हो रहा है, आर्यन थोड़ा चिल्लाया जब उसने उसकी उंगली काटी। लड़की ने फिर से रक्त चूसा और कुछ ही क्षणों बाद आर्यन के हाथ के पीछे परिद्वार के टैटू के ठीक नीचे एक तलवार का टैटू उभर आया। आखिरकार इस तलवार आत्मा लड़की ने अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मास्टर, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। आपको मुझे रोज अच्छा खाना देना होगा। वो लड़की इस बात से बहुत खुश दिख रही थी। उस लड़की का व्यवहार एक बच्चे जैसा देख आर्यन असहाय महसूस कर रहा था। तो तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने पूछा। नाम? तलवार आत्मा याद करने लगी कि वो कौन है। हाँ, नाम वो शब्द है जिससे किसी को बुलाया जाता है, आर्यन ने उसे समझाया। मुझे याद आया, मेरा नाम कामिनी है। आखिरकार उसे अपना नाम याद आ गया। कामिनी, तो ये तुम्हारा नाम है। ठीक है, अब से मैं तुम्हें कामिनी ही बुलाऊंगा, कैसा रहेगा? कामिनी ने तुरंत सिर हिलाया। अब वो आर्यन के प्रति आज्ञाकारी हो गई थी। आर्यन ने कामिनी के बालों को सहलाया और उसे ये बहुत पसंद आया। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। कामिनी अचानक गायब हो गई और आर्यन के शरीर के भीतर समा गई। कामिनी के जाने पर आर्यन थोड़ा मुस्कुराया। ये लड़की यशिका यानी नन्ही लोमड़ी से ज्यादा अलग नहीं थी, जो आलसी थी और जिसे सोना पसंद था। आर्यन, वो छोटी लड़की कौन थी? मालती ने तुरंत उस रहस्यमयी लड़की के बारे में पूछा। वो एक तलवार की आत्मा है जिसका मानव रूप है। ये आत्मा का बहुत ही दुर्लभ प्रकार है, आर्यन ने मालती को कामिनी के बारे में समझाया। मालती ने सोचा नहीं था कि वो लड़की एक तलवार की आत्मा होगी। उसने सोचा था कि वो इस स्थान की रक्षक है। तुम्हें कामिनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमें चोट नहीं पहुंचाएगी। चलो अब यहां से बाहर निकलते हैं, जल्द ही ये स्थान ढह जाएगा। आर्यन ने मालती और कंचन को उस प्राचीन विरासत स्थल से बाहर चलने के लिए कहा। मालती और कंचन ने सहमति में सिर हिलाया और तीनों सतह की ओर बढ़ने लगे।
जैसे ही वो गुप्त कक्ष से बाहर आए, आर्यन ने महसूस किया कि वो फिर से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग कर सकता है। पहले वो इनका उपयोग नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो मालती और कंचन के साथ फंस गया था। आर्यन ने पूरी विरासत स्थल की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया। उसने काफी दूर तक महसूस किया, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति वहां नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे सब जा चुके हैं। यहां अब कोई नहीं है, चलो। मालती और कंचन इस समय अपने संप्रदाय के बुजुर्गों की स्थिति को लेकर चिंतित थीं। वो नहीं जानती थीं कि वो सुरक्षित हैं या किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की मदद से बाहर निकलना बहुत आसान था। कुछ ही मिनटों में आर्यन, मालती और कंचन निकास द्वार तक पहुंच गए। बाहर भी बहुत सन्नाटा था, वहां कोई और साधक नहीं था। यहां आखिर क्या हुआ? हम जब अंदर थे तब ये जगह इतनी शांत क्यों है? मालती समझ नहीं पा रही थी कि बाकी लोग कहाँ चले गए। क्या मुमकिन है कि वो सब लौट गए हों? कंचन ने सोचा। तभी बर्फ से बना एक पक्षी और सुंदर तितलियां उड़ते हुए मालती और कंचन के पास आईं। ये स्पष्ट था कि ये जीव एक संदेश तकनीक थे। वे पक्षी और तितलियां उनकी उंगलियों पर बैठे और कणों में बदलकर उन्हें जानकारी दी। जानकारी प्राप्त करने के बाद दोनों महिलाओं ने राहत की सांस ली। उनके समूह 2 दिन पहले ही संप्रदाय लौट गए थे। चूंकि उन्हें अंदर कुछ मूल्यवान नहीं मिला था, इसलिए सभी ने वापस जाने का निर्णय लिया था। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। ये एक संदेश है कि वे संप्रदाय लौट गए हैं, कंचन ने बताया। मेरा संदेश भी यही है। चारों जमी हुई परियां भी हिम संप्रदाय लौट गई हैं, मालती ने कहा। क्या तुम दोनों को भी वापस जाना होगा? आर्यन ने दुखी होकर पूछा। मालती और कंचन ने एक साथ सिर हिलाया। आर्यन को दुख हुआ कि उसे अपनी दोनों स्त्रियों से अलग होना पड़ेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अक्सर तुम्हारे पास आती रहूंगी, कंचन ने वादा किया। मैं भी अक्सर तुम्हारे पास आऊंगी, मालती ने भी वचन दिया। दोनों ने चर्चा की कि वे साथ मिलकर आर्यन के निवास स्थान पर जा सकती हैं। मालती और कंचन के लिए आर्यन को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन संप्रदाय की नेताओं की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें जाना ही था। अध्याय 221। रीना को घेरा गया। ठीक है, मैं समझता हूं। आर्यन ने मालती और कंचन की जिम्मेदारियों को समझा। आर्यन ने मालती और कंचन को अपने निवास स्थान का पता बताया। उसके बाद मालती और कंचन ने आर्यन से विदा ली। वे दोनों अपने अपने संप्रदायों की ओर उड़ गईं और आर्यन ने उन्हें जाते हुए देखा। मालती और कंचन की आकृतियों के ओझल होने के बाद आर्यन ने भी लौटने का फैसला किया। उसे शहर छोड़े कई दिन हो गए थे और वो जानना चाहता था कि उसकी चारों स्त्रियों के साथ क्या हुआ है। आर्यन शहर की ओर उड़ चला। एक आलीशान हवेली में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति के पास सफेद बालों वाले 2 बुजुर्ग बैठे थे। ये तीनों वर्धन पूजन और 2 मास्टर्स थे, जिन्हें वर्धन परिवार ने काम पर रखा था। वे तीनों किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। वर्धन पूजन ने कहा, "ये बहुत अजीब है, अब तक एल्डर गुणवंत की ओर से कोई खबर क्यों नहीं आई?" इस समय वर्धन पूजन का एल्डर गुणवंत से संपर्क टूट गया था। शुरुआत में वर्धन पूजन ने एल्डर गुणवंत को आर्यन की एक स्त्री का अपहरण करने के लिए कहा था, ताकि उसे बंधक बनाया जा सके। लेकिन आदेश जारी होने के बाद वर्धन पूजन को एल्डर गुणवंत के बारे में कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया से गायब हो गया हो। कुलपति वर्धन पूजन, क्या हमें वहां जाकर ये पता लगाने की जरूरत है कि वहां क्या हुआ? ये दोनों मास्टर्स, जिनका नाम रणजीत और सनत था, दोनों ही अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के शुरुआती चरणों के साधक थे। इस समस्या के लिए आप 2 महान मास्टर्स को कष्ट देने के लिए मुझे खेद है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों आर्यन नाम के व्यक्ति का सिर मेरे पास लेकर आएं। वर्धन पूजन ने इन दोनों मास्टर्स से आर्यन को तुरंत मारने और उसका सिर लाने के लिए कहा। चूंकि वर्धन पूजन की अपहरण की योजना विफल हो गई थी, इसलिए उसने अपना आपा खो दिया था और वो तुरंत आर्यन को खत्म करना चाहता था। कुलपति वर्धन पूजन, आप वास्तव में बहुत क्रूर हैं। ठीक है, हम ये काम खुशी खुशी करेंगे। रणजीत ठहाका मारकर हंसा। उसे बहुत समय से किसी को मारने के आदेश का इंतजार था। उसने बहुत समय से किसी की हत्या नहीं की थी और उसके हाथ खून बहाने के लिए खुजला रहे थे। कुलपति वर्धन पूजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उस व्यक्ति का सिर आपके पास जरूर लाएंगे, सनत ने वादा किया। ये कहने के बाद सनत और रणजीत उस कमरे से गायब हो गए और अब वहां केवल वर्धन पूजन अकेला रह गया। वर्धन हर्ष, इंतजार करो, तुम्हारा पिता जल्द ही तुम्हारा बदला लेगा। वर्धन पूजन को उम्मीद थी कि सनत और रणजीत आर्यन को मारने में सफल होंगे। वर्तमान में रीना के छात्रावास डॉर्मेट्री में प्रिया शांति से एक किताब पढ़ रही थी। उसके बगल में रीना बैठी कुछ सोच रही थी। रीना वास्तव में प्रिया के साथ होने पर थोड़ा डरी हुई थी। वो अब प्रिया की पीठ पीछे आर्यन की प्रेमिका बन चुकी थी।
अगर प्रिया को पता चला तो उनका रिश्ता बिगड़ सकता था। रीना दीदी, आप क्या सोच रही हैं? प्रिया ने अचानक रीना से पूछा। कुछ दिनों से प्रिया को रीना का व्यवहार अजीब लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि रीना अक्सर उससे बच रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रही हूं। प्रिया की बात सुनकर रीना तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गई। रीना दीदी, पिछले कुछ दिनों से आप अजीब क्यों हो गई हैं? मैं देख रही हूं कि आप अक्सर मुझसे बचती हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? प्रिया ने पूछा। वो जानना चाहती थी कि रीना उससे डरी हुई क्यों दिख रही थी। बचना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कब बची? रीना ने तुरंत बहाना बनाया ताकि प्रिया को उनके बीच कुछ होने का शक ना हो। रीना के इस खंडन ने प्रिया को और भी अधिक संदिग्ध बना दिया। ओह हाँ प्रिया, वैसे वो शरारती लड़का आर्यन कहाँ गया? मैंने दूसरे शिक्षकों से सुना है कि वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया है। रीना ने तुरंत विषय बदल दिया ताकि प्रिया अपनी बात जारी ना रख सके। आर्यन इस समय शहर से बाहर है। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। शायद वो बाहर किसी दूसरी सुंदर परी को घर लाने के लिए ढूंढ रहा होगा, प्रिया ने मजाक में कहा। प्रिया ने अब आर्यन के साथ अपने रिश्ते को नहीं छुपाया था। उसके दादाजी यानी दादाजी विजय ने उनके रिश्ते को आशीर्वाद दिया था। दूसरी सुंदर परी? ये सुनकर रीना ने असंतोष में अपनी भौहें चढ़ा लीं। प्रिया, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें यह जानकर गुस्सा नहीं आता कि आर्यन की कोई दूसरी स्त्री भी हो सकती है? रीना को प्रिया की सोच समझ नहीं आ रही थी। गुस्सा क्यों होना चाहिए? आर्यन की पहले से ही कुछ स्त्रियां हैं, कुछ और स्त्रियां होने से कोई समस्या नहीं है, प्रिया ने बहुत सहजता से उत्तर दिया। रीना प्रिया की बात सुनकर दंग रह गई। आर्यन की कई स्त्रियां थीं, ये कैसे संभव था? प्रिया, तुमने अभी जो कहा उसे मुझे विस्तार से समझाओ। रीना ने प्रिया का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। वो जानना चाहती थी कि प्रिया की बात का क्या मतलब है। प्रिया रीना का व्यवहार देखकर हैरान रह गई। प्रिया सोचने लगी कि शायद रीना और आर्यन के बीच कोई संबंध है। खिक्खी, रीना दीदी, आप इस बारे में इतनी उत्सुक क्यों हैं? जैसे ही आर्यन की बात आई, आप उसमें दिलचस्पी लेने लगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए रीना को चिढ़ाया। वो मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित हूं। रीना ने बहाना ढूंढा ताकि प्रिया को शक ना हो। क्या बस इतना ही है और कुछ नहीं? प्रिया ने रीना की ओर देखकर मुस्कुराई। प्रिया, मैं बस इस बात से डरी हुई हूं कि कहीं आर्यन तुम्हें धोखा ना दे दे, और कोई बात नहीं है, रीना थोड़ा हकलाते हुए बोली। ओह हाँ प्रिया, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम कौन से सौंदर्य प्रसाधन यूज करती हो जिससे तुम एक परी की तरह इतनी सुंदर हो गई हो। रीना ने मेज पर रखा पानी का ग्लास उठाया। वो खुद को शांत करने के लिए पानी पीना चाहती थी। दुर्भाग्य से ग्लास पकड़ते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। प्रिया ने देखा कि रीना आर्यन के सवाल को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे प्रिया को रीना को और चिढ़ाने का मन किया। रीना दीदी, सच तो ये है कि मैं किसी सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करती। वास्तव में ये आर्यन के साथ संबंध रखने की वजह से है, प्रिया ने बहुत ईमानदारी से उत्तर दिया। जब से आर्यन के साथ द्वैध साधना की थी, प्रिया ने कभी किसी कॉस्मेटिक का उपयोग नहीं किया था। आर्यन के यांकी का प्रभाव इस दुनिया के किसी भी कॉस्मेटिक से बेहतर था। अध्याय 222 उलझा हुआ मन। फुफ्ट। रीना ने अपने मुंह का पानी बाहर फेंक दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया इतनी बहादुरी से ऐसी बात कहेगी। प्रिया, तुम जैसी लड़की इतनी अश्लील बात कैसे कह सकती हो? रीना ने प्रिया को ऐसी बातें कहने के लिए डांटा। क्या आपने खुद मुझसे पहले नहीं पूछा था? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन रीना दीदी मुझ पर गुस्सा हो गई। क्या ये अजीब नहीं है? प्रिया ने आसानी से रीना की बात काट दी। शुरुआत से ही रीना ही गलत थी, जो प्रिया से उसकी सुंदरता का राज पूछ रही थी। रीना ने अपना सिर झुका लिया। वो अभी अभी प्रिया से जो पूछा था उस पर काफी शर्मिंदा थी। इस समय रीना के विचार बहुत जटिल थे। ये पहली बार था जब प्रिया ने रीना को इस तरह शर्मिंदा होते देखा था। अब प्रिया के लिए रीना से सच्चाई पूछने का सही समय था। रीना दीदी, क्या आपका आर्यन के साथ पहले से ही कोई संबंध है? प्रिया ने बहुत कोमल आवाज में रीना से पूछा। ये सुनकर रीना का शरीर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे आर्यन के साथ उसका जो रहस्य था वो खुद ही उजागर हो गया हो। अब वो बहुत उलझन में थी कि प्रिया द्वारा पूछे जा रहे इस सवाल का जवाब कैसे दे। रीना ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया इस समय उम्मीद के साथ रीना की ओर देख रही थी। वो रीना से इस मामले की सच्चाई जानना चाहती थी। रीना ने देखा कि प्रिया उसे कैसे देख रही थी। वो इस समय बहुत कठिन परिस्थिति में थी। रीना का मन बहुत अशांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। क्या उसे ईमानदार होना चाहिए या इसे प्रिया से छिपाना जारी रखना चाहिए? लेकिन प्रिया की बड़ी बहन होने के नाते रीना प्रिया से झूठ बोलना जारी रखने में सहज नहीं थी। रीना केवल आर्यन को दोष दे सकती थी कि उसने उसे और प्रिया को ऐसी स्थिति में डाल दिया। प्रिया, मुझे आशा है कि तुम ये सुनकर नाराज नहीं होगी। रीना ने प्रिया से ये सुनने के बाद नाराज ना होने के लिए कहा।
हाँ, मैं वादा करती हूं कि मैं नाराज नहीं होंगी। प्रिया ने तुरंत रीना को सिर हिलाकर आश्वासन दिया। प्रिया को वादा करते देख रीना ने थोड़ा राहत महसूस की। वास्तव में मेरा आर्यन के साथ संबंध है। तुम मुझे एक निर्लज्ज औरत समझ सकती हो कि मेरा उस पुरुष के साथ संबंध है जिसकी पहले से ही प्रेमिका है। सच तो यह है कि यही भावना मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। रीना ने वो कहा जो उसके दिल ने महसूस किया। उसने तुरंत प्रिया की ओर देखा। उसे डर था कि प्रिया आर्यन के साथ उसके संबंध को जानकर तुरंत उस पर गुस्सा हो जाएगी। अजीब बात यह थी कि प्रिया उसके किए पर बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, बल्कि प्रिया उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। तो रीना दीदी, आर्यन के साथ आपका रिश्ता कहाँ तक पहुंचा है? प्रिया रीना के और करीब आई और उससे पूछताछ करने लगी। रीना को प्रिया के व्यवहार पर अजीब लगा। अगर ये साधारण स्त्री होती तो वो निश्चित रूप से ये जानकर बहुत क्रोधित होती कि जिस पुरुष को वो पसंद करती है वो उसकी पीठ पीछे खेल रहा है, और वो भी उस व्यक्ति के साथ जिसे वो अपनी बड़ी बहन मानती है। प्रिया, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? रीना ने पूछा। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। रीना दीदी, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? अगर किसी को दोष देना है तो वो आर्यन है, उसने हम दोनों को ऐसा बना दिया, प्रिया ने रीना से कहा। रीना को राहत मिली कि प्रिया उस पर क्रोधित नहीं थी। उसके दिल के सारे पत्थर हट गए। प्रिया, ये जानकर नाराज क्यों नहीं होती कि आर्यन की कोई दूसरी स्त्री है? रीना के लिए ये बहुत अजीब बात थी कि प्रिया ये जानकर भी क्रोधित नहीं हुई कि उसके पसंदीदा पुरुष की कोई और स्त्री है। रीना दीदी, क्या आपने आर्यन के साथ वो नहीं किया है? प्रिया ने पूछा। नहीं, हम अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। रीना निश्चित रूप से जानती थी कि प्रिया क्या मतलब था। उस रात प्रिया के कमरे में झांकने की बात सोचकर रीना का चेहरा लाल हो गया। तो आप आर्यन के साथ उस स्तर तक नहीं पहुंची हैं? मैं आपको बता दूं कि उस मामले में आर्यन की क्षमता बहुत शक्तिशाली है। यदि आप इसे आर्यन के साथ करेंगी तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगी कि अकेले एक या दो स्त्रियां आर्यन को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है, प्रिया ने रीना के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। रीना का चेहरा और भी लाल हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो प्रिया के साथ इतनी निर्लज्ज बात करेगी। रीना को लगा कि प्रिया समय से पहले ही परिपक्व हो गई है। यहां तक कि रीना को भी प्रिया की जटिल सोच की भरपाई करने में कठिनाई हो रही थी। ये पवित्र कन्या के शरीर के जागृत होने के कारण था। यहां तक कि आर्यन के लिए भी प्रिया की जटिल सोच का अनुमान लगाना कठिन था। छोटी बच्ची, तुम ऐसी निर्लज्ज बातें कैसे कर सकती हो? रीना ने आर्यन के साथ निर्लज्ज काम करने के लिए प्रिया को डांटा। वास्तव में अपने पति के साथ ऐसा करने में क्या बुराई है? अगर आप इसे एक बार चख लेंगी तो मुझे यकीन है कि आप भी आर्यन को नहीं छोड़ पाएंगी, प्रिया ने रीना को चिढ़ाते हुए कहा। इस समय रीना प्रिया के सामने पूरी तरह असहाय थी। उसे प्रिया जैसी वयस्क सोच वाली स्त्री से बात करने में कठिनाई हो रही थी। प्रिया ने आर्यन की महान वस्तुओं का स्वाद चखा था, जबकि वो अभी तक केवल आर्यन के साथ चुंबन और शारीरिक स्पर्श कर रही थी, जो प्रिया द्वारा किए गए कार्यों से बहुत दूर था। खांसते हुए, प्रिया, वैसे आर्यन कहाँ गया? क्या उसे कुछ हुआ है? रीना ने गंभीरता से पूछा। मुझे भी नहीं पता कि आर्यन कहाँ गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो अभी ठीक है। पृथ्वी पर ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो आर्यन को नुकसान पहुंचा सकें। प्रिया को नहीं पता था कि आर्यन अभी कहाँ है। वास्तव में वो भी आर्यन की स्थिति को लेकर थोड़ी चिंतित थी। प्रिया ने अवनी से कई बार पूछा था कि आर्यन कहाँ है, लेकिन अवनी केवल मुस्कुराई और उसे आर्यन का ठिकाना नहीं बताना चाहती थी। अवनी ने कहा कि आर्यन ठीक है, अभी उसे परेशान नहीं किया जा सकता और वो कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा है। रीना ने देखा कि प्रिया को नहीं पता था कि आर्यन कहाँ है, तो उसने पूछना जारी नहीं रखा। वैसे आर्यन की कितनी स्त्रियां हैं? रीना ने पूछा कि वर्तमान में आर्यन की कितनी स्त्रियां थीं। ये सवाल रीना के दिल में बहुत अजीब था। वो जानना चाहती थी कि आर्यन की कितनी स्त्रियां हैं। आर्यन के घर में 3 हैं, रीना दीदी को जोड़कर कुल 5 होती हैं। प्रिया ने अपनी हथेली उठाई और अपनी 5 उंगलियां खोल दीं। 5? रीना को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन की इतनी सारी स्त्रियां होंगी। आर्यन के पास पहले से ही सुंदर प्रिया थी, फिर भी वो बाहर स्त्रियां क्यों ढूंढ रहा था? रीना ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि अगर आर्यन वापस आया तो वो उसे बहुत सख्ती से शिक्षा देगी। प्रिया नहीं जानती थी कि रीना क्या सोच रही है। अगर उसे पता चलता कि रीना क्या सोच रही है तो निश्चित रूप से प्रिया हंसती। रीना दीदी, चलिए खाना बनाते हैं। मैंने लंबे समय से आपके हाथ का बना खाना नहीं चखा है। प्रिया ने रीना को रसोई में चलने के लिए आमंत्रित किया। उस घटना के बाद प्रिया और रीना का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अध्याय 223 मनोरंजन पार्क की सैर। आर्यन आखिरकार अपने विला में लौट आया। जब वो शहर वापस आया तो लगभग शाम हो चुकी थी। वो तुरंत विला के अंदर चला गया। विला में नैना बहुत ढीले कपड़ों में टीवी देख रही थी और उसके शरीर के कुछ हिस्से आर्यन को दिखाई दे रहे थे। परी इस समय रसोई में रात का खाना बना रही थी, जबकि मीनल अपने कमरे में साधना कर रही थी। किसी के दरवाजा खोलने की आहट सुनकर नैना तुरंत प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी। उसने आर्यन को वहां खड़े देखा। पति, आप वापस आ गए। नैना ने तुरंत आर्यन का स्वागत किया। हाँ, मैं घर आ गया हूं। बाकी सब कहाँ हैं? आर्यन ने नैना से पूछा
कि अन्य स्त्रियां कहाँ हैं। दीदी मीनल ऊपर हैं, जबकि प्रिया और माधुरी अभी बाहर गई हैं। नैना ने आर्यन को बताया कि दूसरी स्त्रियां कहाँ थीं। तो प्रिया और माधुरी बाहर गई हैं। नैना से जानकारी मिलने के बाद आर्यन समझ गया। हाँ, वे दोनों बाहर गई हैं। दीदी माधुरी कंपनी में लग रही थीं और प्रिया दीदी स्कूल के छात्रावास में वापस चली गई थीं। नैना ने विस्तार से बताया कि वे दोनों कहाँ गई थीं। आर्यन ने नैना की ओर देखकर सिर हिलाया। नैना, क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? आर्यन ने नैना को ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर चलने का निमंत्रण दिया। नैना आमतौर पर हमेशा घर पर रहती थी और शायद ही कभी बाहर जाती थी। उसके दादाजी सूर्यवंश कभी बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे। चलिए, बाहर टहलने चलते हैं। नैना बहुत उत्साहित दिख रही थी। वो वास्तव में आर्यन के साथ बाहर जाना चाहती थी। तो पहले अपने कपड़े बदल लो। आर्यन ने नैना से कपड़े बदलने के लिए कहा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आर्यन नैना को इस तरह के खुले कपड़ों में बाहर ले जाए। नैना को अब एहसास हुआ कि उसने बहुत ढीले कपड़े पहने हुए थे। क्योंकि इस विला में केवल स्त्रियां ही थीं, इसलिए उसने अपने पहनावे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। 1 मिनट रुकिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नैना उत्साहपूर्वक कपड़े बदलने ऊपर चली गई। जब तक नैना कपड़े बदल रही थी, तब तक आर्यन रसोई में गया। वो देखना चाहता था कि परी क्या कर रही है। इस समय परी रात के खाने के लिए मांस काट रही थी। किसी को आता देख उसने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन भैया, आप वापस आ गए? परी ने आर्यन की वापसी का स्वागत किया। मैं अभी घर आया हूं। तुम क्या बना रही हो? आर्यन ने पूछा। मैं रात के खाने के लिए मांस का सूप बना रही हूं। परी रात के लिए सूप तैयार कर रही थी। पति, मैं तैयार हूं। नैना कपड़े बदलकर नीचे आ गई थी। ये आर्यन की कल्पना से भी तेज था। नैना ने नीले रंग की 1 पीस पोशाक और ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। उसके बाल बहुत सलीके से संवारे हुए थे। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था। फिर भी नैना किसी परी की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। नैना आर्यन के पास गई और उसका हाथ थाम लिया। चलिए, चलते हैं। नैना ने आर्यन को तुरंत टहलने के लिए चलने को कहा। ठीक है परी, हम चलते हैं। आर्यन ने परी से विदा ली। आर्यन भैया, मेरा आपसे अनुरोध है कि रात के खाने के समय तक घर वापस आ जाइएगा। परी चाहती थी कि आर्यन समय पर घर आए। अगर घर पर कोई नहीं होगा तो उसका बनाया खाना बेकार जाएगा। ठीक है, हम वादा करते हैं कि रात के खाने तक घर आ जाएंगे। आर्यन ने परी को वचन दिया। आर्यन नैना को लेकर गैराज में गया और दोनों उसकी लग्जरी कार में सवार हो गए। तुम टहलने कहाँ जाना चाहती हो? आर्यन ने पूछा। मनोरंजन पार्क। मैं वास्तव में वहां जाना चाहती हूँ। नैना शहर के सबसे बड़े मनोरंजन पार्क में जाना चाहती थी। उसकी ये इच्छा बहुत पुरानी थी। दुर्भाग्य से उसके दादाजी ने उसे वहां कभी नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां की भीड़भाड़ बहुत खतरनाक हो सकती है। ठीक है, गंतव्य तय होने के बाद आर्यन ने कार शहर के सबसे बड़े पार्क की ओर मोड़ दी। वो पार्क काफी दूर था। वहां पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगे, और वो भी तब जब आर्यन ने कार काफी तेज चलाई थी। अंततः आर्यन और नैना पार्क पहुंच गए। कार से बाहर निकलने के बाद नैना उस पार्क की गव्यता देख मंत्रमुग्ध हो गई। एक भव्य पार्क में जाना उसका पुराना स्वप्न था। पति, चलिए अंदर चलते हैं और एक एक करके सभी झूलों का आनंद लेते हैं। नैना ने आर्यन का हाथ खींचा और उसे अंदर ले जाने लगी। एक वयस्क महिला नैना अब एक छोटी बच्ची में बदल गई थी, जिसे अपना पसंदीदा खेल मिल गया हो। ठीक है, चलो चलते हैं। आर्यन उसके पीछे पीछे चल दिया। पहले आर्यन और नैना ने टिकट खरीदे। टिकट खरीदने के बाद अधिकारी ने उनकी कलाई पर एक बैंड बांध दिया। इस बैंड की मदद से वे पार्क के सभी झूलों का आनंद ले सकते थे। जब आर्यन टिकट खरीद रहा था तो कई लोग उसे और नैना को देख रहे थे। आर्यन का आकर्षण और नैना की सुंदरता ने सबका ध्यान खींच लिया था। इन लोगों ने पहले कभी इतने सुंदर स्त्री पुरुष नहीं देखे थे। नैना को ध्यान का केंद्र बनने की आदत थी, इसलिए उसे इससे फर्क नहीं पड़ा। वो बस आर्यन के साथ समय बिताना चाहती थी और उसने बाकी सबको नज़रअंदाज कर दिया। प्रक्रिया पूरी करने के बाद वे आखिरकार पार्क के अंदर दाखिल हो गए। पति, चलिए उस झूले को आजमाते हैं। अंदर जाते ही नैना ने आर्यन को एक ऐसी सवारी की ओर खींचा जिसमें उसे दिलचस्पी थी। अतीत में उसने ये सब केवल अपने फोन पर देखा था, लेकिन अब वो इसे खुद अनुभव कर सकती थी। आर्यन पूरे समय नैना के साथ रहा। नैना बहुत खुश दिख रही थी और उसकी खुशी देख आर्यन को भी मजा आने लगा। कुछ ही घंटों में उन्होंने दर्जनों झूलों का आनंद लिया। नैना बिल्कुल भी थकी नहीं थी, वो अभी भी बहुत उत्साहित थी। गेंद फेंकने का खेल आजमाएं और आकर्षक इनाम जीतें। केवल $10 में 5 बार फेंकने का मौका। एक जगह गेंद फेंककर इनाम जीतने का खेल चल रहा था। पति, चलिए ये खेल खेलते हैं।
नैना ने आर्यन को स्टॉल की ओर खींचा। अंकल, हमें फेंकने के लिए 10 गेंदें दीजिए। नैना ने दुकानदार से 10 गेंदें मांगी। ये लीजिए, इसके $10 हुए। अंकल ने नैना को गेंदें दे दी। कृपया अपने गेंद फेंकने की कला का प्रदर्शन करें। दुकानदार अंकल ने आर्यन और नैना से अपना कौशल दिखाने को कहा। अध्याय 224। पश्चिम से आया राजकुमार मुसीबत खड़ी कर रहा है। नैना ने आर्यन को 5 गेंदें दीं, जबकि बाकी 5 गेंदें उसने अपने पास रखीं। ये खेल बहुत सरल था। आपको बस इन प्लास्टिक की गेंदों को आगे फेंकना था ताकि एक करीने से सजी हुई रैक पर रखे लक्ष्यों को गिराया जा सके। यदि हम सामने वाली अलमारी से सामान गिराने में सफल हो जाते तो हमें बहुत सारे उपहार मिल सकते थे। नैना ने अपनी पहली प्लास्टिक की गेंद सबसे ऊपर की शेल्फ पर रखे एक बड़े टेडी बियर की ओर फेंकी। वो बड़ा टेडी बियर मुख्य पुरस्कार था जिसे खिलाड़ी उसे गिराकर प्राप्त कर सकते थे। नैना का पहला प्रयास थोड़ा चूक गया। गेंद ट्रैक से टकराकर उछल गई। ये प्लास्टिक की गेंद बहुत हल्की थी, इसलिए इसे नियंत्रित करना कठिन था। दूसरे प्रयास में नैना टेडी बियर के पैर पर प्रहार करने में सफल रही, लेकिन दुर्भाग्य से उसका थ्रो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। गुड़िया अपनी जगह से हिली तक नहीं। ये देखकर नैना ने अगली गेंद और भी जोर से फेंकी। चूंकि अब वो एक साधक थी, उसके पास मौजूद शक्ति अब एक सामान्य इंसान की तरह नहीं थी। नैना का प्रहार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वो गुड़िया नहीं गिरी। आर्यन को ये देखकर अजीब लगने लगा कि नैना का प्रहार टेडी बियर को गिराने में विफल रहा। इस बड़े टेडी बियर में कुछ तो गड़बड़ थी। नैना ने जो शक्तिशाली प्रहार किया था वो रैक से गुड़िया को गिराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। आर्यन ने उस बड़े टेडी बियर का सूक्ष्म निरीक्षण करना शुरू किया। उसे पता चला कि टेडी बियर के पीछे एक लोहे की पट्टी लगी थी जो गुड़िया को सहारा दे रही थी ताकि वो पीछे न गिरे। इस खेल का मालिक वास्तव में व्यवसाय में धोखाधड़ी कर रहा था। वो बड़े टेडी बियर के साथ हमेशा ऐसा ही करता था, क्योंकि ये गुड़िया अक्सर खिलाड़ियों का मुख्य लक्ष्य होती थी। अधिक लाभ कमाने के लिए उसने ये चाल चली थी। नैना ने बची हुई 2 गेंदें भी आजमाईं, लेकिन दुर्भाग्य से वो उस बड़े टेडी बियर को शेल्फ से नहीं गिरा पाई। क्षमा करें नन्ही सुश्री, ऐसा लगता है कि इस बार आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। यदि आप चाहें तो हमसे कुछ और गेंदें खरीदकर फिर से प्रयास कर सकती हैं। मालिक ने नैना को और गेंदें खरीदने का प्रस्ताव दिया। नैना हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कुछ पैसे और निकाले ताकि वो और गेंदें खरीद सके। वो उस बड़े टेडी बियर को हर हाल में पाना चाहती थी। नैना रुको, पहले मुझे कोशिश करने दो, शायद मैं वो गुड़िया प्राप्त कर सकूं। आर्यन ने उस धोखेबाज मालिक से गेंद खरीदने से नैना को रोक दिया। मालिक इस बात से खुश नहीं था। वो आर्यन को देखकर कुटिलता से मुस्कुराया। टेडी बियर मिलने की संभावना लगभग 0% थी, जब तक कि वो खुद उस लोहे के सहारे को ना हटा दे। आर्यन ने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की गेंद को फेंकने का प्रयास किया। उसने गेंद को लक्ष्य से थोड़ा हटकर फेंका। उसने जानबूझकर बड़े टेडी बियर को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसका निशाना वो चेन थी जो सामान रखने वाली शेल्फ को सहारा दे रही थी। कड़ाक! शेल्फ को सहारा देने वाली चेन आर्यन द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक की गेंद से टूट गई। शेल्फ पर रखा सारा सामान नीचे गिर गया। दुकान का मालिक ये देखकर दंग रह गया कि शेल्फ को थामे रखने वाली चेन आर्यन के थ्रो से कट गई थी। नैना ने देखा कि जिस टेडी बियर को वो चाहती थी, उसके पीछे लोहे का एक सहारा लगा था ताकि वो गिर न सके। नैना को उस मालिक द्वारा ठगे जाने पर बहुत क्रोध आया। तुम इतनी धोखाधड़ी कैसे कर सकते हो? वहां से गुजरने वाले लोगों ने भी ये देख लिया। उन्हें भी ठगा हुआ महसूस हुआ, क्योंकि जिस मुख्य इनाम के लिए वो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे उसमें मालिक ने हेराफेरी की थी। मालिक पसीने पसीने हो गया। उसका गंदा रहस्य खुल गया। अब वो इस मनोरंजन पार्क में अपना व्यवसाय नहीं कर पाएगा। पार्क का प्रबंधक निश्चित रूप से उसे यहां से निकाल देगा। जल्दी करो और मुझे मेरा इनाम दो। आर्यन ने अपना उपहार मांगा। उसे मालिक की हालत की परवाह नहीं थी। आखिर मालिक ने ही अपने ग्राहकों को धोखा दिया था। गेंद फेंकने वाले स्थान के मालिक को मजबूरन वो बड़ा इनाम आर्यन को देना पड़ा। वो कोई मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो सभी लोग उसे घूर रहे थे जिन्हें उसने ठगा था। मालिक बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो यहां से जीवित निकल जाए। नैना, ये तुम्हारे लिए है। आर्यन ने नैना को वो बड़ा टेडी बियर दिया। आर्यन से टेडी बियर पाकर नैना बहुत खुश थी। उसे लगा कि वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला है, क्योंकि वो आर्यन के साथ है। वहां उपस्थित कुछ और स्त्रियां जब ये देख रही थीं तो उन्हें नैना से बहुत जलन हो रही थी। वो सोच रही थीं कि काश कोई पुरुष उन्हें भी आर्यन की तरह उपहार देता। चलो यहां से चलते हैं, आर्यन ने नैना से कहा।
उसे भीड़ द्वारा इस तरह घूरे जाना असहज लग रहा था। नैना ने सिर हिलाया और आर्यन के साथ चल दी। आर्यन ने नैना के साथ आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी और अपने और नैना के लिए ठंडे पेय, कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। नैना ने टेडी बियर को अपने बगल वाली कुर्सी पर रख दिया। जब नैना कोल्ड ड्रिंक पी रही थी तब एक युवक उसके पास आया। उस व्यक्ति का हुलिया किसी पश्चिमी देश के निवासी जैसा लग रहा था। सुंदर महिला, क्या आप मेरे साथ एक 5 स्टार होटल चलना चाहेंगी? अचानक उस आदमी ने आर्यन के ठीक सामने नैना को बाहर जाने का न्योता दे दिया। वो पश्चिमी व्यक्ति आर्यन के ठीक सामने नैना को ले जाने की हिम्मत कर रहा था। क्षमा करें, मैं आपको नहीं जानती। नैना ने तुरंत उस अजनबी के निमंत्रण को ठुकरा दिया। वो व्यक्ति नैना पर क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, सुंदर महिला, मेरा नाम जो है, मैं पश्चिमी महाद्वीप का राजकुमार हूं। उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया और दावा किया कि वो पश्चिमी महाद्वीप का राजकुमार है। मैं आपसे जान पहचान नहीं करना चाहती, जल्दी यहां से दफा हो जाइए, मेरा साथी मेरे साथ है। नैना निरल्लज व्यक्ति के व्यवहार को और सहन नहीं कर सकी। जो नैना की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता पर मोहित हो चुका था। उसे अंदाजा नहीं था कि इस भूमि पर महिलाएं इतनी सुंदर हो सकती हैं। चाहे जो हो जाए, जो को नैना चाहिए थी। क्या तुमने सुना नहीं मेरी पत्नी ने क्या कहा? जल्दी यहां से निकलो। आर्यन ने उस आदमी को रूखेपन से खदेड़ा। वो उस व्यक्ति से बिल्कुल खुश नहीं था जो नैना को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर जो बहुत अप्रसन्न हुआ। जो को हमेशा वही मिलता था जो वो चाहता था। चाहे जो हो जाए, उसे नैना चाहिए थी और उसे पाने के लिए वो किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता। जो का परिवार बहुत शक्तिशाली है। उसका परिवार पश्चिमी महाद्वीप की आधी भूमि पर शासन करता है, इसलिए जो इस देश में कुछ भी करने की हिम्मत रखता है। उसके लिए इस देश की सरकार भी उसके सामने कुछ नहीं थी। अध्याय 225 काले सूट वाले लोग। जैसे ही ये व्यक्ति आया था, आर्यन को कुछ अजीब महसूस हुआ था। ये आदमी न तो कोई साधारण इंसान था और न ही कोई साधक, लेकिन ये निश्चित था कि उसके शरीर में शक्ति थी और वो कमजोर नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये व्यक्ति इतना साहसी था, क्योंकि उसके पास पर्याप्त शक्ति थी। आर्यन और जो एक दूसरे को घूर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे से खुश नहीं थे। पति, चलिए चलते हैं। विवाद को बढ़ता देख नैना ने आर्यन को वहां से चलने के लिए कहा। नैना नहीं चाहती थी कि उसका खूबसूरत दिन किसी अनजान व्यक्ति की वजह से बर्बाद हो। चूंकि नैना ने उसे चलने के लिए कहा था, इसलिए आर्यन ने इस व्यक्ति को सबक नहीं सिखाया। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि मेरी पत्नी दयालु है, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं देता। आर्यन ने जो नाम के इस आदमी को चेतावनी दी। चेतावनी देने के बाद नैना आर्यन को लेकर वहां से चली गई। ये बात मुझे कहनी चाहिए थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें चलने को कहा, वरना तुम अभी इसी जगह मर सकते थे। जो दूर जा चुके आर्यन को देखकर कुटिलता से मुस्कुराया। युवराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी उस व्यक्ति का काम तमाम कर दूं? जो के पीछे अचानक काले सूट और धूप का चश्मा पहने एक आदमी प्रकट हुआ। काले सूट वाले आदमी ने जो से पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति को रास्ते से हटा देना चाहिए जिसने शाही परिवार के मुख्य उत्तराधिकारी के साथ धृष्टता की थी। उन्हें पहले मजा करने दो। सूर्यास्त के बाद मैं चाहता हूं कि तुम उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। जो ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति को आदेश दिया। ठीक है, मैं समझ गया। काले सूट वाले आदमी ने जो की आज्ञा मानी। मैं निश्चित रूप से इस स्त्री को अपनी रानी बनाऊंगा। जो बहुत संतुष्ट होकर हंसा। खुलकर हंसने के बाद जो अचानक उस पार्क से गायब हो गया। युवराज जो के जाने के बाद काले सूट वाले आदमी ने वो किया जो उसे करना था। आर्यन को वर्तमान में ये पता नहीं था कि उस व्यक्ति ने उसके लिए और मुसीबतें खड़ी करने का इरादा किया है। आर्यन का मुख्य ध्यान इस समय नैना का साथ देने और उसकी पसंद के काम करने पर था। उसे ऐसी समस्याओं की परवाह नहीं थी। आर्यन, चलिए उस विशाल पवन चक्की पर चलते हैं, वहां से हम सूर्यास्त देख सकते हैं। नैना ने आर्यन को आमंत्रित किया। वो उस व्यक्ति को भूल चुकी थी जिसने अभी उसका मजा किरकिरा किया था। आर्यन और नैना विशाल पवन चक्की पर ऊपर गए। बहुत सुंदर। यहाँ ऊपर से सूर्यास्त का नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। आर्यन ने नैना को बाहों में भर लिया और वे दोनों डूबते सूरज का आनंद लेने लगे। नैना ने अपना सिर आर्यन के सीने पर टिका दिया। पति, आज आपने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ इसका आनंद लेकर बहुत खुश हूँ। नैना को आर्यन की बहुत आभारी थी, क्योंकि आर्यन की वजह से वो अपने पुराने सपने को पूरा कर पाई थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो फिर से एक स्वतंत्र युवती बन गई है, परिवार के बंधनों से मुक्त। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तक तुम खुश हो, मैं भी खुश हूँ। आर्यन ने नैना से दिल छू लेने वाली बात कही।
नैना ने आर्यन के सीने से सिर उठाया और उसकी ओर बहुत कोमल नजरों से देखा। उसे आर्यन की ओर से बहुत गहरा प्रेम महसूस हुआ। आर्यन ने भी नैना की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली। अनजाने में ही नैना आर्यन की ओर झुक गई और उसके चेरी जैसे होठों ने आर्यन के होठों को चूम लिया। आर्यन ने नैना के अचानक किए गए चुंबन का स्वागत किया। वो लालच के साथ नैना को चूमने लगा। दोनों की जीभ एक दूसरे में उलझ गई। नैना के लिए चुंबन कोई नई बात नहीं थी। उसने उत्सुकता से आर्यन का साथ दिया। विशाल पवन चक्की के ऊपर वे दोनों एक अत्यंत भावुक चुंबन में खो गए। सूर्यास्त का वो नज़ारा उनके इस मिलन के जोश को और बढ़ा रहा था। वे दोनों 10 मिनट से अधिक समय तक एक दूसरे को चूमते रहे। सूरज ढलने के बाद ही उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा। नैना का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसे लगा कि ये अब तक का सबसे भावुक चुंबन था। अब समय हो चुका था। आर्यन और नैना पवन चक्की से नीचे उतर आए। जब वे नीचे आए तो अंधेरा हो चुका था। पार्क की लाइटें जल गई थीं, जिससे वो जगह और भी जीवंत और चमकती हुई लग रही थी। दुर्भाग्य से अब उनके घर लौटने और रात के खाने का समय था। चलो घर चलते हैं, आर्यन ने नैना को विला लौटने के लिए कहा। नैना ने सहमति में सिर हिलाया। वो आज के दिन से काफी संतुष्ट थी। अपने बड़े टेडी बियर को गले लगाए हुए नैना आर्यन के साथ चल रही थी। वे दोनों सीधे अपनी कार की ओर गए। ये अजीब था कि कार पार्किंग में बहुत अंधेरा था। वहां कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। ये देखकर आर्यन को लगा कि इस पार्किंग में कुछ तो गड़बड़ है। नैना को भी कुछ अटपटा लगा और वो आर्यन के करीब आई और उसे पकड़ लिया। आर्यन ने चारों ओर देखा। कोने में उसे काले सूट और धूप का चश्मा पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया। चांद की रोशनी पार्किंग को रोशन करने लगी और कोने में खड़ा व्यक्ति सीधे आर्यन और नैना की ओर बढ़ने लगा। वो काला सूट वाला आदमी आर्यन के सामने आ पहुंचा। तुम आखिर हो कौन? आर्यन ने पूछा। उसने इस रहस्यमयी व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, क्योंकि जल्द ही तुम यहां मरने वाले हो। काले सूट वाले आदमी ने बिजली की गति से आर्यन की ओर छलांग लगाई। उसने अपनी मुट्ठी बहुत मजबूती से कसी थी। उसका इरादा आर्यन को एक ही वार में जान से मारने का था। वो मुक्का सीधे आर्यन के दिल की ओर आ रहा था। दूसरों के लिए उस आदमी की गति बहुत तेज थी, लेकिन आर्यन के लिए वो बहुत धीमी थी। बाम! एक जोरदार प्रहार की आवाज आई। इस समय आर्यन ने काले सूट वाले आदमी का हाथ हवा में ही जकड़ लिया था। वो आदमी हैरान था कि कोई उसके प्रहार को इस तरह रोक सकता है। साधारण इंसान के लिए ऐसा करना असंभव था। आर्यन भी इस व्यक्ति की शक्ति देखकर थोड़ा हैरान था। इस आदमी की शक्ति एम्परर रेल्म के शुरुआती चरणों के एक साधक के बराबर थी। आर्यन ने बार बार पुष्टि की थी कि ये व्यक्ति साधक नहीं था। वो शायद किसी म्यूटेंट या सुपरमैन जैसा था, जिसके पास साधारण इंसानों से कहीं ऊपर की शक्तियां थीं। मुझे बताओ, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? आर्यन ने उसका हाथ पकड़े हुए पूछा। तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि अपने मालिक का नाम दुश्मन को बता दूंगा? काले सूट वाले आदमी ने आर्यन पर तंज कसा। तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर जीना चाहते हो तो बताना ही होगा। आर्यन ने उसे स्वीकार करने का एक मौका दिया। मैंने वफादारी की शपथ ली है। मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दूंगा। अचानक उसकी बांह सूजने लगी और उसका सूट फट गया। आर्यन ने देखा कि उस व्यक्ति का हाथ किसी मॉन्स्टर के हाथ जैसा बालों वाला हो गया था। उसने झटके से अपना हाथ आर्यन की पकड़ से छुड़ा लिया। अध्याय 226 रजत भेड़िया मानव। इस व्यक्ति की बाह बहुत अजीब थी। ये लगभग एक जानवर की बाह जैसी थी, जिस पर चांदी जैसे बाल थे। आखिर किस राक्षस की बाह पर चांदी के बाल होते हैं? मरो! काले सूट वाले आदमी ने तुरंत अपनी राक्षसी बाह का उपयोग करके आर्यन पर हमला किया। नैना पीछे हटो। आर्यन ने नैना से पीछे हटने को कहा ताकि वो इस लड़ाई में न घसीटी जाए। नैना समझ गई। वो तुरंत पीछे चली गई ताकि आर्यन की लड़ाई में बाधा न बने। बाम! काले सूट वाले आदमी की बाह आर्यन के शरीर से टकराई। इस व्यक्ति की बाह बदलने के बाद उसकी ताकत भी काफी बढ़ गई थी। हालांकि ये पहले से ही काफी मजबूत था, लेकिन आर्यन के लिए काले सूट वाले आदमी का प्रहार कुछ भी नहीं था। भले ही तुम एक साधक नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। आर्यन ने इस व्यक्ति की ताकत की प्रशंसा की, जो काफी प्रभावशाली थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम एक साधक निकलोगे, इसीलिए तुम मेरा रूप देखकर डरे नहीं। काले सूट वाले आदमी ने पीछे हटते हुए कहा। तुम जैसा राक्षस आखिर मुझसे क्या चाहता है? आर्यन ने फिर से पूछा कि यह व्यक्ति उससे क्या चाहता था। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम मेरे दुश्मन हो और तुम्हें कुछ भी बताने का कोई मतलब नहीं है। काले सूट वाले आदमी ने आर्यन से उकसाने वाले लहजे में कहा। हफ! आर्यन ने लंबी सांस ली। ऐसा लगा कि ये जानने के लिए कि इस व्यक्ति के पीछे कौन है, बल प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
आर्यन ने काले सूट वाले आदमी की ओर बढ़ने के लिए 9 पड़ाव कदम यानी 9 स्टेप मूवमेंट का इस्तेमाल किया। काले सूट वाला आदमी दर्द से कराहा उठा। उसने देखा कि उसकी दाहिनी बांह कट गई थी। कभी कभी तुम्हें पता होना चाहिए कि आत्मसमर्पण करने का सही समय कब है। उस आदमी की कटी हुई राक्षसी बांह को पकड़े हुए आर्यन ने उसे हार मानने के लिए कहा। आर्यन द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखने के बाद भी काला सूट वाला आदमी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं अपने मालिक के प्रति वफादार रहूंगा। वो आदमी अभी भी ये बताने को तैयार नहीं था कि इन सब के पीछे कौन था। काले सूट वाले आदमी का शरीर अब अजीब दिखने लगा था, जैसे उसके शरीर से जल्द ही कुछ बाहर आने वाला है। उसका चेहरा बहुत घिनौने तरीके से फड़कने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर एक बड़े राक्षस में बदल गया। थोड़ी ही देर में वो आदमी पूरी तरह से एक भेड़िया मानव में बदल गया, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर थी और शरीर बहुत मांसल था। उस आदमी की कटी हुई बांह बहुत जल्दी वापस आ गई। उसकी पुनर्जनन की क्षमता बहुत तेज थी। ये व्यक्ति वास्तव में एक रजत भेड़िया मानव निकला। वो भेड़िया राक्षस रात के आसमान की ओर देखकर चिल्लाया। आर्यन ने उस भेड़िया मानव की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि भेड़िया मानव की किंवदंतियां इस आधुनिक पृथ्वी पर अभी भी अस्तित्व में हैं। आर्यन को लगा था कि भेड़िया मानव जाति अतीत में ही विलुप्त हो गई थी, लेकिन आधुनिक पृथ्वी पर अभी भी उनके अवशेष बाकी थे। तुम एक साधक हो, है ना? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन हमारी भेड़िया जाति इस दुनिया के साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम घावों को बहुत जल्दी भर सकते हैं, यहां तक कि तुम साधकों से भी तेज। उस भेड़िया मानव ने अहंकार से अपनी पुनर्जन्म क्षमता के बारे में बताया। आर्यन निश्चित रूप से भेड़िया मानव की पुनर्जन्म क्षमताओं के बारे में जानता था, जो अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही था। इस भेड़िया मानव द्वारा दिखाई गई ठीक होने की क्षमता किंवदंतियों से भी कहीं अधिक तेज थी। ऐसी क्षमता युद्ध में बेमानी है। युद्ध में केवल सबसे शक्तिशाली ही जीतता है। आर्यन के लिए पुनर्जन्म की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी, युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण थी पूर्ण शक्ति। चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझे मेरे असली रूप में हरा पाते हो। उस रजत भेड़िया मानव ने मुकाबला शुरू किया। वो आर्यन की ओर तेजी से बढ़ा और अपने तेज पंजों से आर्यन के शरीर को फाड़ने की कोशिश की। स्लैश! भेड़िया मानव ने प्रहार किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसने केवल हवा को काटा। आर्यन उस जगह से ओझल हो गया जहां वो खड़ा था। तुम बहुत धीमे हो। आर्यन अब उस भेड़िया मानव के ठीक पीछे था। बाम! आर्यन ने भेड़िया मानव के सिर पर बहुत जोर से प्रहार किया। नील ड्रैगन देवता से उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद आर्यन की शारीरिक शक्ति अब बहुत बढ़ गई थी। उसके एक सामान्य मुक्के में भी अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी। भेड़िया मानव के दांत और जबड़े तुरंत बाहर निकलकर अलग हो गए, यहां तक कि उसका चेहरा भी एक तरफ मुड़ गया। माना जा रहा था कि इस प्रहार से वो मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरा। बहुत जल्दी जो हिस्से अलग हुए थे वो वापस उगाए और टेढ़ा चेहरा अपने पिछले आकार में वापस आ गया। हा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। मेरी पुनर्जन्म क्षमता के सामने तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है। रजत भेड़िया मानव अहंकार से आर्यन को चिढ़ाने लगा। तुस्क! आर्यन को उन लोगों से नफरत थी जिनके पास पुनर्जन्म की क्षमता होती थी। ये एक तरह की धोखाधड़ी थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते थे। आर्यन, तुम्हें इस दोगले की क्षमता के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रजत भेड़िया मानव की पुनर्जन्म क्षमता का उपयोग करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है उसकी अपनी आयु। हर बार जब वो इस क्षमता का उपयोग करता है, उसकी आयु कम हो जाती है। अवनी ने आर्यन को बताया। अवनी के ज्ञान पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि उसकी बात सही थी तो ये भेड़िया मानव बार बार इस तीव्र पुनर्जन्म का उपयोग नहीं कर पाएगा। मेरे पास तुम जैसे भेड़िया मानवों से उलझने का समय नहीं है। चलो इसे अभी खत्म करते हैं। आर्यन ने परी से वादा किया था कि वो रात के खाने तक घर पहुंच जाएगा, और वो पहले ही काफी लेट हो चुका था। यदि अवनी की बात सही थी तो आर्यन को बस इतना करना था कि भेड़िया मानव को तब तक घायल करे जब तक कि वो तेजी से पुनर्जन्म न कर सके। ये आर्यन के लिए बहुत आसान था। वो एक के बाद एक मुक्के बरसाने लगा। उसने भेड़िया मानव को संभलने का मौका ही नहीं दिया। आओ! भेड़िया मानव और जोर से चिल्लाया। आर्यन के लगातार हमलों से उसका शरीर बुरी तरह नष्ट हो चुका था। तो यही है वो पुनर्जन्म क्षमता जिस पर तुम्हें गर्व था? आर्यन कुटिलता से मुस्कुराया। तुम... भेड़िया मानव की आवाज बहुत भारी और फटी हुई थी। वो अब अपने शरीर को दोबारा ठीक करने में असमर्थ था। अध्याय 227 डार्क लेगेसी। क्या अब तुम बताना चाहते हो कि इन सब के पीछे कौन है? आर्यन ने रजत भेड़िया मानव को यह स्वीकार करने का एक आखिरी मौका दिया कि उसके पीछे कौन था और वो उससे क्या चाहता था। दरअसल आर्यन ने अंदाजा लगा लिया था कि इन सब के पीछे कौन व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये अभी भी उसका एक अनुमान था।
वो इस व्यक्ति के मुंह से खुद सुनना चाहता था कि असली मास्टरमाइंड कौन है। सपना देखना छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। भेड़िया मानव अभी भी अपने रुख पर अड़ा हुआ था। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके पीछे कौन है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। आर्यन की हथेली से गहरी अग्नि निकली। आर्यन ने उस भेड़िया मानव के शरीर को जलाने के लिए इस अग्नि का उपयोग किया। भेड़िया मानव दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि आर्यन की लपटों ने उसके शरीर को जला दिया था। पलक झपकते ही उस भेड़िया मानव का शरीर राख में बदल गया। भेड़िया मानवों के पास इस अग्नि से बचने या दोबारा ठीक होने की क्षमता नहीं थी। उसका सफाया करने के बाद आर्यन नैना की ओर गया। नैना, चलो घर चलते हैं। आर्यन ने नैना को विला लौटने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, नैना ने सिर हिलाया। वे दोनों कार में बैठ गए और आर्यन ने कार को अपने विला की ओर मोड़ दिया। आर्यन की कार के जाने के 5 मिनट बाद आसमान से 4 आकृतियां नीचे उतरीं। वे लोग पार्किंग के चारों ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे चारों किसी को ढूंढ रहे हैं। अभी इसी जगह से चिल्लाने की आवाज आई थी, यहां सब खाली क्यों है? बोलने वाला व्यक्ति एक वृद्ध था जो 60 वर्ष से अधिक का लग रहा था। इस वृद्ध का नाम रॉबर्ट था। वो भी एक भेड़िया मानव था। एल्डर रॉबर्ट, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आवाज इसी जगह से आई थी? इस बार बोलने वाला व्यक्ति राजकुमार जो था, जिससे आर्यन मनोरंजन पार्क में मिला था। वो ये जानने के लिए इधर उधर देख रहा था कि उसने अभी जो चीखें सुनी थीं वे कहाँ से थीं। युवराज, मुझे यकीन है कि आवाज यहीं से आई थी और ये आवाज आपके ही एक अधीनस्थ की थी। बेशक जो एल्डर रॉबर्ट की बात पर विश्वास करेगा, जो उसके पिता का दाहिना हाथ बन चुका था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उन्हें वो व्यक्ति नहीं दिखा जो अभी चिल्ला रहा था। युवराज, एल्डर रॉबर्ट, मुझे कुछ मिला है। उनके एक साथी को आर्यन और रजत भेड़िया मानव के युद्धस्थल से कुछ मिला। जो और रॉबर्ट तुरंत उस अधीनस्थ के पास गए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कटे हुए राक्षस का हाथ जमीन पर पड़ा है। ये टुकड़ा बिल्कुल नया लग रहा था और यहाँ के खून की गंध अभी भी बहुत ताज़ी थी। जैसा कि मुझे अंदेशा था, यहाँ पहले युद्ध हुआ था। रॉबर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस स्थान पर अभी अभी एक संक्षिप्त युद्ध हुआ है। वो चीख मदद के लिए एक संकेत थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे चारों यहां पहुंचने में देर कर चुके थे। युवराज, क्या आपने पहले अपने अधीनस्थों को अपने लिए कुछ करने के लिए कहा था? हाँ, मैंने अपने अधीनस्थों को कुछ करने के लिए कहा था। मैंने बस उनसे एक साधारण इंसान को रास्ते से हटाने के लिए कहा था। जो ने रॉबर्ट को समझाया कि उसने एक इंसान से छुटकारा पाने के लिए कहा था। जो ने यह नहीं बताया कि उसका लक्ष्य एक सुंदर महिला को पाना था। अगर वो ये बात एल्डर रॉबर्ट को बताता तो उसके पिता उसे जरूर डांटते। हालांकि जो एक राजकुमार था, लेकिन फिर भी वो रॉबर्ट को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। आखिर वो उसके पिता का दाहिना हाथ था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि जिस व्यक्ति को आप हटाना चाहते थे वो एक सामान्य इंसान था? वो जो नहीं जानता था कि वो व्यक्ति सामान्य इंसान था या नहीं। जो को आर्यन के शरीर से कोई ऊर्जा नहीं महसूस हुई थी, इसलिए उसने मान लिया था कि आर्यन एक सामान्य इंसान है। एक अनिश्चित उत्तर सुनकर रॉबर्ट ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। अगली बार सुनिश्चित करें कि वो केवल एक सामान्य इंसान है या नहीं। इस समय हम अपने गुट के क्षेत्र में नहीं हैं। यदि आप हंगामा करेंगे तो कुनलुन बिट चुप नहीं रहेगा। रॉबर्ट ने जो को दूसरे गुट के क्षेत्र में रहने के दौरान अधिक सावधान रहने की सलाह दी। एल्डर रॉबर्ट, मैं समझ गया। अब से मैं निर्णय लेने में अधिक सावधानी बरतूंगा। जो ने रॉबर्ट की बातों का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल आज्ञाकारी भाव से एल्डर रॉबर्ट की सलाह स्वीकार की। अच्छा, तुम रजत भेड़िया मानवों के भविष्य के राजा हो। तुम्हारा हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया जाना चाहिए। रॉबर्ट जो को अपनी गलती स्वीकार करते देख संतुष्ट था। तुम दोनों पता लगाओ कि ये सब करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर वो मिल जाए तो उसके साथ कुछ मत करना, बस मुझे रिपोर्ट करना। रॉबर्ट ने अपने अधीनस्थों को सुराग ढूंढने के लिए कहा। यदि वास्तव में ये करने वाला व्यक्ति कुनलुन गुट का था तो उसे अपने राजा को सूचित करना होगा और इसकी रिपोर्ट डार्क लेगेसी गुट को देनी होगी। युवराज, चलिए होटल वापस चलते हैं। रॉबर्ट ने जो को वापस चलने को कहा। जो बेबस होकर रॉबर्ट के पीछे पीछे होटल की ओर चल दिया। जो खुद बहुत असंतुष्ट था। उसे आज रात उस सुंदर महिला के साथ मौज मस्ती करनी थी जिससे वो दोपहर में मिला था, लेकिन ये घटना अचानक घट गई। जो पता लगाकर रहेगा कि नैना कहाँ रहती है। अगली बार वो नैना को अपने हाथों से लेकर आएगा। आर्यन को यह पता नहीं था कि उसके जाने के बाद कई और भेड़िया मानव वहां आए थे। आर्यन अब लगभग अपने विला पहुंच गया था। विला पहुंचने के बाद वो और नैना कार से उतरे और सीधे भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम की ओर गए। भोजन कक्ष में मेज पर पहले से ही खाने से भरी कई प्लेटें रखी थीं। यहां माधुरी, मीनल और परी मौजूद थीं।
माधुरी और मीनल आर्यन के आने का इंतजार कर रही थीं, जबकि परी व्यंजनों को सजा रही थीं। आर्यन को देखकर मीनल मुस्कुराई। पति, आखिरकार आपको घर वापस आना याद आ गया। आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? क्या संभव है कि आपको बाहर कोई नई लोमड़ी मिल गई और आप हमें भूल गए? माधुरी असंतुष्ट दिख रही थीं, क्योंकि आर्यन बिना बताए कई दिनों तक गायब रहा था। आर्यन माधुरी की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। माधुरी को कैसे पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से 2 सुंदर महिलाओं के साथ मजा कर रहा था? आर्यन तुरंत माधुरी के पास गया। मैं अपनी सुंदर पत्नी को कैसे भूल सकता हूं? मैं हर पल आप सभी को याद करता हूं। आर्यन ने माधुरी को मीठी बातों से मनाने की कोशिश की। अध्याय 228 एल्केमी कौशल का अभ्यास। आर्यन के मनाने पर माधुरी आखिरकार मुस्कुराई। पति, आपकी जुबान बहुत मीठी है। ये कई स्त्रियों को आपकी बाहों में गिराने के लिए एकदम सही है। माधुरी खिलखिलाकर हंसी। अभी वो बस आर्यन को चिढ़ाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि वो खुद ही आर्यन की प्रशंसा का आनंद लेने लगेगी। आर्यन भैया, खाना तैयार है। कृपया मेरे हाथ का बना भोजन चखें। परी चाहती थी कि आर्यन उसके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद ले। आर्यन ने मेज की ओर देखा। मांस के सूप के अलावा परी द्वारा बनाए गए और भी कई पूरक व्यंजन थे। वे सभी दिखने में काफी स्वादिष्ट और लजीज लग रहे थे। आर्यन ने परी द्वारा बनाए गए भोजन को चखा। परी का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। ये किसी बड़े सितारा होटल के व्यंजनों से कम नहीं था। लाजवाब। आर्यन ने पूरे दिल से परी के खाने की तारीफ की। आर्यन की प्रशंसा पाकर परी का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। परी आर्यन से प्रशंसा पाकर बहुत खुश थी। खाना बनाना सीखने की उसकी मेहनत आखिरकार संतोषजनक परिणाम दे रही थी। अब वो इस परिवार के लिए काफी अच्छा भोजन पका सकती थी। तुम भी बैठो और हमारे साथ खाओ। वहां खड़े रहना ठीक नहीं है। आर्यन ने परी को अपने साथ बैठने के लिए कहा। हाँ, यहाँ आओ और हमारे साथ खाओ। माधुरी ने भी परी को बैठने और खाने के लिए आमंत्रित किया। परी शर्माते हुए माधुरी, मीनल और नैना के साथ बैठ गई। सभी ने मिलकर परी द्वारा बनाए गए व्यंजनों का आनंद लेना शुरू किया। माधुरी, तुम्हारी कंपनी का काम कैसा चल रहा है? आर्यन ने माधुरी की कंपनी के बारे में पूछा। सब कुछ सामान्य हो गया है। माधुरी की कंपनी पहले की तरह सुचारू रूप से चलने लगी थी। तो क्या तुमने जितेंद्र की कंपनी पर कब्जा कर लिया है? आर्यन ने पूछा कि क्या जितेंद्र और मकरंद की कंपनी अब माधुरी के नियंत्रण में है? पूरी तरह से नहीं। जितेंद्र की कंपनी को दिवालिया होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। निवेशक और शेयरधारक धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। जल्द ही कंपनी निश्चित रूप से डूब जाएगी और उस समय मैं इसे बहुत सस्ती कीमत पर खरीद लूंगी। माधुरी ने अपनी योजना बहुत सावधानी से तैयार की थी। कदम दर कदम काम किया जा रहा था। जल्द ही पिता पुत्र जितेंद्र और मकरंद बेघर हो जाएंगे। ये अच्छा है। मुझे आशा है कि तुम अपनी योजना को तुरंत पूरा करोगी। आर्यन ने माधुरी के कार्यों का पूरा समर्थन किया। जितेंद्र और मकरंद दोनों ही अच्छे इंसान नहीं थे। पति, क्या आपने आज की खबरें देखी? आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। अब अप्सरा कंपनी के उत्पादों को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। ऐसा लगता है कि वो लड़की ऐश्वर्या बहुत अच्छा काम कर रही है। कुचू मलहम और ब्यूटी क्रीम बाजार में बहुत लोकप्रिय हैं। हर कोई इन दोनों उत्पादों को बहुत पसंद कर रहा है, क्योंकि इनका असर बहुत तेज है और उपयोग के बाद कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। आर्यन को खुशी हुई कि उसकी कंपनी इतने कम समय में इतनी बड़ी हो गई है। यदि आपके पास और भी शक्तिशाली उत्पाद हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द ही आपकी कंपनी मेरी कंपनी को पीछे छोड़ देगी। माधुरी ने आर्यन की कंपनी के विकास का विश्लेषण किया था। यदि आर्यन की कंपनी इसी तरह चलती रही, तो जैसे ही कोई नया उत्पाद आएगा, अप्सरा कंपनी और भी आगे बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से मेरे पास अभी भी बहुत सी दवाएं हैं जो काफी प्रभावशाली हैं। मैं उन्हें धीरे धीरे बाजार में लाऊंगा। आर्यन के पास अभी भी कई नुस्खे थे जो पुराने उत्पादों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। आर्यन ने उन्हें जानबूझकर बाद के लिए बचाकर रखा था ताकि बाजार का संतुलन न बिगड़े। माधुरी ने आर्यन की ओर देखकर सिर हिलाया। पति, कुछ दिन पहले एक साधक ने इस विला के आंगन में घुसने की कोशिश की थी। मैंने तुरंत उस चोर को पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछताछ की तो उसने धमकियां दी, इसीलिए मैंने उस व्यक्ति को अपाहिज बना दिया। मीनल ने आर्यन को बताया कि कुछ दिन पहले कोई विला के आंगन में घुस आया था। सौभाग्य से आर्यन द्वारा लगाया गया सुरक्षा घेरा बहुत प्रभावी था, इसीलिए वो व्यक्ति केवल बाहरी आंगन तक ही पहुंच सका। जब मीनल ने उस घुसपैठिए से पूछताछ की तो उसने उल्टा मीनल को ही धमकी दी। यहां तक कि वो व्यक्ति आर्यन को मारना चाहता था और विला की स्त्रियों को गुलाम बनाना चाहता था। इससे मीनल बहुत क्रोधित हो गई और अपनी एक उंगली के प्रहार से उसने चोर के सिर पर वार किया, जिससे वो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। मीनल की एक उंगली की शक्ति पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि वो चाहती तो उसे खून की धुंध में बदल सकती थी, लेकिन मीनल ने उसे जान से न मारकर दया ही की थी। उस चोर को बेकार करने के बाद मीनल ने उसे विला से बाहर फेंक दिया, उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया।
ये सुनकर आर्यन ने अपनी भौहें थोड़ी चढ़ाईं। कौन था जो उसके परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश कर रहा था? क्या वे लोग अब भी हार नहीं मान रहे थे? संभवतः ये जितेंद्र के परिवार या वर्धन परिवार के लोग थे, क्योंकि यही दो परिवार आर्यन के कट्टर दुश्मन थे। माधुरी, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी योजना में तेजी लानी होगी। ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ के लोग चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। आर्यन ने माधुरी को जितेंद्र की कंपनी तबाह करने की योजना तेज करने को कहा। जहां तक वर्धन परिवार की बात थी, उनसे आर्यन बाद में निपट सकता था, क्योंकि वे राजधानी में काफी दूर हैं और उसके खिलाफ इतनी जल्दी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माधुरी समझ गई कि दुश्मन अब उनके साथ बुरा व्यवहार करने पर उतर आए हैं। मीनल, मैं तुम्हें बाकी सबका ख्याल रखने का कष्ट दूंगा। आर्यन ने मीनल से बाकी स्त्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। यदि भेड़िया मानव जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी आते तो प्रिया, माधुरी और नैना उनका मुकाबला नहीं कर पाती। केवल मीनल ही इतनी शक्तिशाली थी जो भेड़िया मानवों से लड़ सकती थी, जिनसे आर्यन अभी भिड़ा था। आप चिंता न करें, मैं अपनी बहनों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगी। मीनल ने प्रिया, माधुरी और नैना की सुरक्षा का भरोसा दिया। रात का खाना खत्म करने के बाद आर्यन, माधुरी, मीनल और नैना तुरंत परिद्वार के अंदर चले गए। मीनल ने तुरंत माधुरी और नैना को प्रशिक्षण देना शुरू किया। वो चाहती थी कि वो दोनों अपनी युद्ध क्षमताओं का अभ्यास करें। आर्यन भी उन्हें प्रशिक्षित करना चाहता था, लेकिन इस समय उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे। आर्यन ने एक शांत जगह ढूंढी जहां वो अपने एल्केमी कौशल का अभ्यास कर सके। अभी उसे और उसकी स्त्रियों को और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता थी। इसीलिए आर्यन को अपने पास मौजूद जड़ी बूटियों का पूरा उपयोग करके ऐसी गोलियां बनानी थीं जो उनकी शक्ति बढ़ाने में काम आ सकें। चूंकि आर्यन की एल्केमी क्षमता अभी भी कम थी, क्योंकि वो शक्ति प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था और इसका अभ्यास केवल खाली समय में किया करता था। आर्यन ने भंडारण कक्ष से ड्यूअल ड्रैगन कढ़ाई निकाली। वो देखना चाहता था कि ये कढ़ाई वाकई में उतनी ही अच्छी है जितनी इसके विवरण में बताई गई थी। अध्याय 229। चारों बर्फीली परियां घायल हैं। आर्यन ने कुछ औषधीय पौधे लिए और उन्हें ड्यूअल ड्रैगन कढ़ाई में डाल दिया। औषधीय पौधों को अंदर डालने के बाद आर्यन ने कढ़ाई का ढक्कन बंद कर दिया। आर्यन ने कढ़ाई के भीतर अग्नि का संचार करना शुरू किया। पहला चरण शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया थी। ये प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यही बनने वाली गोलियों की शुद्धता का स्तर निर्धारित करती थी। इस प्रक्रिया में बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि औषधीय पौधों से अशुद्धियों को अलग करने में हुई एक छोटी सी गलती भी गोली बनाने में विफलता का कारण बन सकती है। आर्यन को कढ़ाई के अंदर का तापमान लगातार बनाए रखना था, ताकि वो ना तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम। तापमान को यथासंभव सटीक रूप से सेट करना था, ताकि कढ़ाई में मौजूद जड़ी बूटियां जल न जाएं। आर्यन के अनुसार ड्यूअल ड्रैगन कढ़ाई में औषधि बनाना एक साधारण कढ़ाई की तुलना में आसान था। इसमें तापमान को नियंत्रित करना अधिक सरल था। दवा का शुद्धिकरण पूरा करने के बाद अब शुद्ध किए गए अर्क को एक गोली के रूप में संयोजित करने का मामला था। ये प्रक्रिया शुद्धिकरण से कम कठिन नहीं थी। जरा सी चूक होने पर गोली का सारा प्रभाव वाष्पित हो सकता था। आर्यन ने सावधानीपूर्वक जड़ी बूटियों के अर्क को एक गोली में संकुचित किया। यदि वो विफल होता तो निश्चित रूप से विस्फोट होता। अंततः काफी लंबी प्रक्रिया के बाद चौथे स्तर की एक गोली सफलतापूर्वक बन गई। आर्यन ने ड्यूअल ड्रैगन कढ़ाई का ढक्कन खोला और देखा कि उसने कितनी गोलियां बनाई हैं। उसने देखा कि कढ़ाई में 2 गोलियां थीं, जबकि इतनी सामग्री के साथ उसे केवल एक ही गोली बनानी चाहिए थी। ये ड्यूअल ड्रैगन कढ़ाई की विशेष क्षमता थी कि वो बनाई गई गोलियों की संख्या को 2 गुना कर देती थी। ये बहुत बढ़िया है। आर्यन ये जानकर बहुत खुश था कि कढ़ाई की क्षमता वास्तविक थी। आसानी से चौथे स्तर की गोलियां बनाने के बाद अब वो 5वें स्तर की गोलियां बनाने की कोशिश करना चाहता था। संभवतः इस प्रक्रिया में उसे कई बार असफलता का अनुभव करना पड़ता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभ्यास में विफलता सामान्य है। गोली का स्तर जितना ऊंचा होता, उसे बनाना उतना ही कठिन होता। आर्यन ने फिर से औषधीय सामग्री कढ़ाई में डाली। इस बार उसने सबसे सस्ती 5वें स्तर की गोली बनाने का प्रयास किया। उसने पहले की तरह ही प्रक्रिया अपनाई। शुद्धिकरण के समय सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अर्क को मिलाते समय थोड़ी समस्या हुई और कढ़ाई के अंदर एक धमाका हुआ। बैम! आर्यन जान गया कि वो विफल हो गया है। उसने अंदर देखा तो एक अधूरी और दोषपूर्ण गोली थी। यदि इसे कोई खाता तो उसका अज्ञात दुष्प्रभाव हो सकता था। उस विफल गोली को फेंक देना ही बेहतर था। आर्यन ने फिर से प्रयास किया।
वो तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक वो 5वें स्तर की गोली बनाने में सफल नहीं हो जाता। आज रात आर्यन परिद्वार के शांत वातावरण में गोलियां बनाने का अभ्यास करता रहा, जहां कोई भी उसे बाधित करने वाला नहीं था। एक अत्यंत ठंडे और बर्फीले स्थान पर मालती आसमान में उड़ रही थी। वो ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से गुजरी। आर्यन से अलग होने के बाद मालती अपनी बर्फीली संप्रदाय यानी फ्रोजन आइस सेक्ट में तुरंत लौटने के लिए पूरी गति से उड़ी। एम्परर रेल्म में प्रवेश करने के बाद उसकी उड़ने की गति आश्चर्यजनक थी, यहां तक कि वो बर्फ पक्षी की सवारी से भी अधिक समय बचा सकती थी। ये स्थान बहुत ठंडा था और यहाँ बर्फ की मोटी परत जमी थी। किसी सामान्य मनुष्य के लिए इतनी ठंड में जीवित रहना असंभव था। इसी कारण से उनका संप्रदाय बाहरी लोगों के लिए शायद ही कभी खुलता था, क्योंकि वे रिहायशी इलाकों से बहुत दूर एक दुर्गम क्षेत्र में रहते थे। संप्रदाय का मुख्यालय इसी पर्वत श्रृंखला में है। पूरी इमारत अत्यंत मजबूत और प्राचीन बर्फ से बनी है। यहाँ तक कि सुरक्षा दीवारें भी बर्फ की हैं, जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई कंक्रीट की दीवारों से कहीं अधिक मजबूत थीं। मालती संप्रदाय के प्रवेश द्वार के सामने उतरी। उसके आते ही 8 सुंदर छात्राओं ने उसका स्वागत किया, जो द्वार की रक्षा कर रही थीं। आमतौर पर द्वार पर इतनी छात्राएं नहीं होती थीं, केवल 2 या 3 ही होती थीं। ये बहुत अजीब था कि अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। क्या मालती की अनुपस्थिति में यहाँ कुछ हुआ था? संप्रदाय प्रमुख को सादर प्रणाम। 8 छात्राओं ने तुरंत मालती को सलाम किया। मालती ने उनकी ओर सिर हिलाया। क्या चारों बर्फीली परियां वापस आ गई हैं? उसने उनकी स्थिति के बारे में पूछा। छात्राओं ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रमुख, चारों बर्फीली परियां वापस तो आ गई हैं, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हैं और इस समय उपचार कक्ष में हैं, एक छात्रा ने उत्तर दिया। वे घायल कैसे हुईं? मालती ने आश्चर्य से पूछा। हमें इस बारे में ठीक से पता नहीं। जब वे लौटी थीं तो वे पहले से ही लहूलुहान थीं। द्वारपालों को नहीं पता था कि वे घायल कैसे हुईं। मैं उनकी स्थिति देखूंगी। तुम लोग द्वार की रक्षा जारी रखो। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर मत आने देना। मालती ने उन्हें सतर्क रहने को कहा। वो तुरंत उपचार कक्ष की ओर गई। वहां कुछ वरिष्ठ छात्राएं उन चारों परियों की देखभाल कर रही थीं। प्रमुख को प्रणाम। वरिष्ठ छात्राओं ने मालती का स्वागत किया। वे खुश थीं कि मालती सही सलामत लौट आई हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि प्रमुख के साथ कुछ बुरा न हो जाए। यदि मालती को कुछ हो जाता तो संप्रदाय की स्थिति और भी खराब हो जाती। उनकी स्थिति कैसी है? मालती ने पूछा। उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। घाव धीरे धीरे भर रहे हैं। शायद कुछ दिनों में वे होश में आ जाएं, छात्राओं ने बताया। मालती ने ध्यान से सुना। तुम सब अब आराम कर सकती हो। मैं खुद इनका ख्याल रखूंगी। वरिष्ठ छात्राएं कई दिनों से बिना सोए उनकी सेवा कर रही थीं और काफी थकी हुई लग रही थीं। धन्यवाद प्रमुख, हम आज्ञा चाहते हैं, कहकर वे चली गईं। उनके जाने के बाद मालती उन चारों के पास पहुंची। बर्फ के बिस्तर पर 4 सुंदर परियां लेटी थीं, माधवी, मृणाली, दिया और इरा। वे चारों शांति से सो रही थीं। मालती ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उन चारों को घायल करे? यदि उसे पता चला तो वो उस व्यक्ति से बदला जरूर लेगी। उसने उपचार करने वाली कुछ गोलियों की बोतलें निकाली जो उसे प्राचीन विरासत स्थल से मिली थीं, और उन चारों को दवा खिलाने में मदद की। उसे यकीन था कि ये गोलियां उनके घावों को भरने में बहुत प्रभावी होंगी। अध्याय 230 सुमित्रा। उपचार गोली देने के बाद चारों बर्फीली परियों के शरीर के घाव बहुत तेजी से भरने लगे। प्राचीन विरासत के खजाना कक्ष से प्राप्त गोलियां वास्तव में अद्भुत थीं। घाव भरने का प्रभाव बहुत तेज था। चारों बर्फीली परियों की पलकें कांपने लगीं। ऐसा लगा कि वे होश में आ रही हैं। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कमरे के चारों ओर देखा। जागने के बाद भी वे चारों थोड़ी सुस्त और भ्रमित दिख रही थीं। उन चारों ने मालती को अपने ठीक सामने खड़ा देखा। संप्रदाय प्रमुख, ये कहाँ है? चारों बर्फीली परियों ने पूछा कि वे इस समय कहाँ हैं। चारों सुंदर परियों के सिर अभी भी थोड़े भारी थे और वे स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ थीं। हम अभी संप्रदाय के उपचार कक्ष में हैं। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी तो वास्तव में क्या हुआ था? तुम चारों को घायल करने वाला वो व्यक्ति कौन था? मालती ने पूछा कि वो कौन था जिसने माधवी, मृणाली, दिया और रिया को घायल किया था। माधवी, मृणाली, दिया और रिया को याद आने लगा कि पहले क्या हुआ था। उन्हें याद आया कि वे अभी अभी एक भयानक जीवन मरण की स्थिति से बची थीं। मुझे अब याद आ रहा है, जब हम अपने संप्रदाय में लौट रहे थे तो मुखौटा पहने 2 लोगों ने हम पर घात लगाकर हमला किया था। माधवी ने अपने और अन्य 3 परियों के साथ हुई घटना के बारे में बताया। उन 2 नकाबपोश लोगों की शक्ति बहुत अधिक थी, यहाँ तक कि चारों बर्फीली परियों की संयुक्त शक्ति भी उन दोनों को हराने में असमर्थ थी।
दुश्मन के अचानक हमले में उनकी करारी हार हुई थी, लेकिन सौभाग्य से वे संप्रदाय की प्रतिबंधित तकनीक का उपयोग करके उस खतरनाक स्थिति से भागने में सफल रहीं। उस प्रतिबंधित तकनीक के उपयोग के बाद उनका शरीर और भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। वे भाग्यशाली थीं कि जमी हुई बर्फ तकनीक का उपयोग करने के बाद भी वे जीवित थीं। क्या तुम जानती हो कि तुम पर हमला करने वाले वे लोग कौन थे? मालती ने चारों परियों से पूछा। हम नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने मुखौटा पहने थे, लेकिन उनके पास जो तकनीकें और कौशल थे वे बिल्कुल सातवीं तलवार संप्रदाय के समान थे। रिया ने मालती को वो बताया जो उसे याद था। जब वे उन लोगों से लड़ रही थी तो उसे लगा कि विरोधी की तकनीकें सातवीं तलवार संप्रदाय के कौशल से बहुत मिलती जुलती थीं। क्या तुम इस बात को लेकर आश्वस्त हो? मालती ने रिया से सवाल किया। चारों बर्फीली परियों में रिया सबसे छोटी थी और उसके पास अधिक अनुभव नहीं था, इसीलिए मालती ने उससे दोबारा पूछा। मुझे पूरा यकीन है, रिया ने मालती की ओर देखकर सिर हिलाया। उसे अपनी देखी हुई बात पर पूरा भरोसा था। माधवी, मृणाली, तुम्हें क्या लगता है? मालती ने उनसे रिया की बात पर राय मांगी। मुझे ये कहते हुए नफरत हो रही है, लेकिन रिया जो कह रही है वो सच है। भले ही दुश्मन अपने कौशल छिपा रहा था, लेकिन आखिरी क्षण में मैंने देखा कि उनकी तकनीकें सातवीं तलवार संप्रदाय की ही थीं। माधवी ने रिया की बात का समर्थन किया। उसका अनुमान था कि हमलावर लोग सातवीं तलवार संप्रदाय के ही थे। लेकिन सातवीं तलवार संप्रदाय के लोगों के पास तुम पर हमला करने का क्या कारण हो सकता है? हमारा उनके साथ कभी कोई विवाद नहीं रहा। मालती उलझन में थी। सातवीं तलवार संप्रदाय और बर्फीले संप्रदाय का पहले कभी आमना सामना नहीं हुआ था। इसका एक कारण हो सकता है, प्राचीन विरासत स्थल पर सातवीं तलवार संप्रदाय के साथ हमारी थोड़ी अनबन हो गई थी। हम पर और अन्य बड़े संप्रदायों पर सातवीं तलवार संप्रदाय के घायल एल्डर को मारने का आरोप लगाया गया था। माधवी ने बताया कि उनके बीच ये गलतफहमी हुई थी। आरोप स्वीकार न करने के कारण चारों बर्फीली परियों ने तीखे शब्दों में सातवीं तलवार संप्रदाय को जवाब दिया था। तो ये बात है, भले ही सातवीं तलवार संप्रदाय लापरवाही से हमला नहीं करेगा, लेकिन इस सब के पीछे जरूर कुछ और होगा। मालती को अभी भी थोड़ा संदेह था कि हमलावर वहीं से थे। आर्यन और कंचन मालती को सातवीं तलवार संप्रदाय की उस घिनौनी योजना के बारे में बताना भूल गए थे। आर्यन को मालती को सावधान कर देना चाहिए था। तुम लोग आराम करो, मैं इस बारे में पूर्वजों से चर्चा करूंगी। मालती ने माधवी, मृणाली, दिया और रिया को विश्राम करने के लिए कहा। प्रतिबंधित तकनीक का उपयोग करने के बाद वे चारों अब जमी हुई बर्फ तकनीक का उपयोग करने में पूरी तरह असमर्थ थीं, जिससे वे खतरे के प्रति बहुत संवेदनशील हो गई थीं। जी, उन चारों ने एक साथ सहमति में सिर हिलाया। मालती उपचार कक्ष से निकलकर संप्रदाय के सबसे पिछले हिस्से में गई। ये वही स्थान था जहां मास्टर रहती थीं। यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात ना हो तो छात्राओं या एल्डर्स का यहां आना वर्जित था। मास्टर, आपकी शिष्या मालती प्रणाम करने आई है। मालती ने अपने गुरु का अभिवादन किया। मालती, क्या ये तुम हो? अंदर आ जाओ। गुफा के अंदर से एक स्पष्ट महिला की आवाज सुनाई दी। मालती तुरंत गुफा के भीतर गई। वहां बहुत शांति थी और केवल हल्की रोशनी ही उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी। वहां एक अत्यंत सुंदर महिला बैठी थी। उसके बाल बर्फ की तरह नीले थे और उसने एक घूंघट पहना था जो उसके चेहरे के एक हिस्से को ढकता था। इस महिला का शरीर बहुत ही सुगठित था, यहां तक कि मालती भी इसकी तुलना में थोड़ी कमतर लग रही थीं। उसकी आंखें नीले स्फटिक की तरह स्पष्ट थीं, जिनमें कोई हलचल नहीं थी। वो तालाब के शांत पानी की तरह शांत थी। ये महिला मालती से पहले संप्रदाय की मास्टर थी। इसकी आयु मालती से 2-3 गुना अधिक थी। इस महिला का नाम सुमित्रा था। मास्टर, इससे पहले कि मालती अपनी बात पूरी कर पाती, बर्फ के कुछ फूल उनकी ओर तेजी से आए। मालती ने तुरंत उन बर्फ के फूलों को नष्ट कर दिया। बाम 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 बाम, उसने बहुत आसानी से उन सभी फूलों को खत्म कर दिया। मालती, ऐसा लगता है कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुम और भी बेहतर हो गई हो। सुमित्रा केवल इस समय मालती की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थीं। सुमित्रा वर्तमान में एम्परर रेल्म के दूसरे पड़ाव पर थीं। उसकी प्रतिभा जन्मजात ही महान थी और उसे एक दुर्लभ जीनियस माना जाता था। इसी प्रतिभा के कारण वो एम्परर रेल्म के दूसरे पड़ाव को पार कर सकी थीं। मास्टर, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मालती ने सुमित्रा को प्रणाम किया। मालती, तुम यहाँ किस लिए आई हो? सुमित्रा ने पूछा। मास्टर, मैं आपसे एक गंभीर विषय पर चर्चा करने आई हूँ। मालती सातवीं तलवार संप्रदाय के मामले पर बात करना चाहती थी।